हाँ जी, वेलकम टू रिवीजन लेक्चर नंबर 1 ऑफ पेपर नंबर 9 सीएम एंटर ग्रुप 2 का ओएमएसएम का एसएम वाला पार्ट। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 का पूरा रिवीजन करने वाले हैं फ्रॉम आवर नोट्स। उसके बाद हम एक बार हमारी बुक से भी देख लेंगे कि हमने जो सब नोट्स में पढ़ा वो सब बुक में कवर हो रहा है कि नहीं, कुछ एडिशनल होगा तो हम वहाँ से कवर कर लेंगे। सो दिस इज चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ये आप आपकी अगर मॉड्यूल में या स्टडी मटेरियल में देखोगे तो ये आपका चैप्टर नंबर 8 होगा, बिकॉज ये एसएम के 7 चैप्टर्स के बाद वाला फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, 8 चैप्टर, तो ये चैप्टर नंबर 8 है आपके मॉड्यूल के हिसाब से, बट अकॉर्डिंग टू अस हमारे सब्जेक्ट का ये चैप्टर नंबर 1 है विच इज इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि ये स्ट्रैटेजी क्या होता है, क्या होता है ये स्ट्रैटेजी। तो देखो, स्ट्रैटेजी इज अ ग्रीक वर्ड विच इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड स्ट्रैटेजिया, जिसका मतलब क्या होता है, जनरलशिप। ये चीज़ हमने क्लास में पढ़ी थी और ये एमसीक्यू में भी आती है, इसलिए ध्यान रखनी है बिल्कुल। मैम ये तो आपने सिर्फ बता दिया कि ये डिराइव कहाँ से हुआ है, आ जाओ उसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। स्ट्रैटेजी क्या होता है? स्ट्रैटेजी इज अ सेट ऑफ गोल ओरिएंटेड एक्शंस। गोल ओरिएंटेड एक्शंस जैसे क्या है, आपका गोल है कि आपको क्या करना है, सीएम इंटर क्लियर करना है, और उसके लिए आप जो सब स्टेप्स कर रहे हो ना, जो सब भी स्टेप्स आप परफॉर्म करने वाले हो, आप जो लेक्चर्स देखने वाले हो, अभी आप जो रिविजन लेक्चर देख रहे हो, उसके बाद आप घर जाके जो भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले हो, आप जो भी मॉक टेस्ट देने वाले हो, ये सब क्या है, यू आर डूइंग द एक्शंस टू अचीव योर गोल ऑफ क्लियरिंग सीएमए इंटर। तो ये क्या हो गया, स्ट्रैटेजी हो गई। आप जो कर रहे हो आप स्ट्रैटेजी ही कर रहे हो, तो क्या हो गया स्ट्रैटेजी, जल्दी से मेरे साथ बोल दो। स्ट्रैटेजी इज अ सेट ऑफ गोल ओरिएंटेड एक्शंस टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव। आपको ऑब्जेक्टिव अचीव करना है या फिर टू अचीव सुपीरियर परफॉर्मेंस ओवर योर कॉम्पिटिटर्स। आपकी जितनी भी कंपनीज है उन लोग को क्या चाहिए कि हम हमारे कॉम्पिटिटर से बेटर परफॉर्म करें, उसके लिए भी वो स्ट्रैटेजीज बनाती है। अब ये जो सुपीरियर परफॉर्मेंस ओवर कॉम्पिटिटर होता है ना, इसी को हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। उसी को क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तब आता है जब आप आपके कॉम्पिटिटर से सुपीरियर परफॉर्म कर रहे हो, अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आपके कॉम्पिटिटर से अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो वो हो जाता है सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जो कि इतने सालों से सस्टेन हो चुका है। ठीक है, देन अगर आपने आपके कॉम्पिटिटर से बेकार परफॉर्म किया है तो क्या हो गया, कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज। मैम अपोजिट वर्ड्स खिला रहे हो, आपके बुक में लिखा है, पढ़ लो, एमसीक्यूज में आ सकता है। तो जब आप बकवास परफॉर्म कर रहे हो आपके कॉम्पिटिटर से तो वो क्या हो गया, कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज। अगर आप सेम लेवल पे परफॉर्म कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव पैरिटी। इसमें हमने क्लास में एग्जांपल लिया था इंडिगो का। इंडिगो इज द मार्केट लीडर, वॉज द मार्केट लीडर, अभी लास्ट जो भी हुआ है वो सब इग्नोर करो। तो इंडिगो के पास क्या था, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एंड क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम से मार्केट लीडर था तो उसके पास क्या था, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। देन अगर आप देखोगे स्पाइस जेट, तो स्पाइस जेट के पास क्या है, कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज। अब कॉम्पिटिटिव पैरिटी में बाकी चीजें आ गई, आपकी अकासा आ गई, आपकी एयर इंडिया एक्सप्रेस, ये सब क्या है, कॉम्पिटिटिव पैरिटी। तो ये क्लियर है क्या, जल्दी बताओ। फिर हमने पढ़ा अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रैटेजी या फिर स्ट्रैटेजिक डिसीजन। मैम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो हमने इसके लिए निमोनिक बनाया था 3 लूजर्स, जिसमें ये जो 3 है, दिस 3 ये r टू द पावर 3 है, लूजर क्यूब या फिर 3 लूजर्स। ये r से हमारे 3 पॉइंट्स है, रिसोर्स वाले 3 पॉइंट्स है। तो जल्दी मेरे साथ बोल दो कौन से आर फॉर रिसोर्सेज। सबसे पहले इट रिक्वायर्स चेंज इन द रिसोर्सेज। आप कभी भी जब स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो अभी आपके रिसोर्सेज आप कहीं लगा रहे थे, लेकिन आपने स्ट्रैटेजी क्या बनाई कि नहीं यार, हमने इसमें एग्जांपल लिया था टाटा ने जो भी लैंड रोवर जगुआर का एक्विजिशन किया था उसका एग्जांपल लिया था कि पहले उनका क्या प्लान था, हम नॉर्मल गाड़ियां बनाएंगे, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने लग्जरी को अक्वायर कर लिया है तो अब वो क्या करेंगे, उनकी रिसोर्स अलोकेट करेंगे टूवर्ड्स लग्जरी कार का R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो कभी भी आपने जो भी स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिया है, इट विल रिक्वायर चेंज इन द रिसोर्सेज। आपको रिसोर्सेज अलोकेशन चेंज करना पड़ेगा। सेकेंड वॉज इट रिक्वायर्स मैचिंग द रिसोर्सेज विद द इन्वायरमेंट। आपके इन्वायरमेंट में क्या नीड्स है, क्या चल रहा है, उसके हिसाब से आपके रिसोर्सेज को मैच करना पड़ेगा। अगेन इसमें टाटा लैंड रोवर का एग्जाम्पल था कि आपने देखा कि मार्केट में क्या हो रहा है, लग्जरी प्रोडक्ट्स का, लग्जरी कार का डिमांड बढ़ रहा है या फिर बढ़ने वाला है, एंड वी हैव द रिसोर्सेज, हमारे पास पैसे भी है उस पर्टिकुलर कंपनी को अक्वायर करने के लिए, ग्लोबल प्रेजेंस लाने के लिए। तो हमने क्या किया, हमारे रिसोर्सेज को हमने मैच किया विद द इन्वायरमेंटल नीड्स। तो योर स्ट्रैटेजिक डिसीजन रिक्वायर्स मैचिंग द रिसोर्सेज विद द इन्वायरमेंट। ठीक है, देन थर्ड इज इट रिक्वायर्स स्ट्रेचिंग द रिसोर्सेज टू क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज। आपने सिर्फ अभी
जो डिसीजन ले लिया क्या वहां पर बैठ जाएंगे, सोच के बैठ जाएंगे? कभी भी नहीं। आप लोग क्या करोगे, आगे का भी सोचोगे। तो फॉर एन एग्जाम्पल जियो ने सिर्फ जियो सिम ला के छोड़ दिया क्या? उसने नहीं, ऐसा नहीं किया। उसने जियो फाइबर भी लाया, उसने जियो का फोन लाया, उसने इतनी सारी एप्लीकेशंस लाए जियो के। तो उन्होंने क्या किया, उनकी रिसोर्सेज को स्ट्रेच किया टू क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज। मेरे साथ ये 3 पॉइंट्स वापस बोल दो रिसोर्स वाले। कभी भी योर स्ट्रैटेजिक डिसीजन वुड रिक्वायर चेंज इन द रिसोर्स या फिर रिसोर्स एलोकेशन। इट विल रिक्वायर matching the resources to the environmental needs. Third, it will require stretching your resources to create new opportunities. ये 3 रिसोर्स वाले पॉइंट हो गए। देन LOSE वाले 4 पॉइंट है। L for it is concerned with the long term direction of the organization. कभी भी आपने स्ट्रैटेजी बनाई है तो सिर्फ कल का सोच के नहीं बनाई है, आपने लॉन्ग टर्म सोचा है। आपने लॉन्ग टर्म सोचा है कि आपको CM इंटर क्लियर करना है, आपने लॉन्ग टर्म सोचा है कि CM इंटर क्लियर करने के बाद आपको CMA क्लियर करना है। तो योर स्ट्रैटेजिक डिसीजंस आर ऑलवेज कंसर्न्ड विद द लॉन्ग टर्म डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑफ योर लाइफ, अगर हम आपका एग्जांपल ले रहे तो। अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से ऑर्गेनाइजेशन। देन O फॉर इट अफेक्ट्स योर ऑपरेशनल डिसीजंस। ऑफ कोर्स पहले आप ऑपरेशंस में क्या कर रहे थे, आप नॉर्मल व्हीकल्स का प्रोडक्शन कर रहे थे। टाटा का एग्जांपल चल रहा है यहाँ पर, आप नॉर्मल व्हीकल्स का प्रोडक्शन कर रहे थे। लेकिन अब आपने क्या किया, लैंड रोवर जगुआर को अक्वायर कर लिया, तो अब आप क्या करोगे, लग्जरी व्हीकल का भी प्रोडक्शन करोगे। आपके डिसीजंस में आप उस लग्जरियस सेगमेंट को भी कंसिडर करने लगोगे। तो इट विल अफेक्ट योर ऑपरेशनल डिसीजंस। ऑपरेशनल मतलब आपकी जो भी डे टू डे चीज है, तो इट विल अफेक्ट योर डे टू डे डिसीजंस या फिर ऑपरेशनल डिसीजन। देन एज फॉर इट इज कंसर्न्ड विद द स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपका स्कोप भी तो चेंज होगा। पहले आपके स्कोप में सिर्फ नॉर्मल व्हीकल्स आ रहे थे, अब आपके स्कोप में लग्जरियस व्हीकल भी आ रहे हैं। पहले आपके स्कोप में सिर्फ इंडियन मार्केट आ रहा था, अब आपके स्कोप में ग्लोबल मार्केट भी आ रहा है। तो इट इज ऑलवेज कंसर्न्ड विद द स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप इंक्रीज कर देता है। Then E for it is affected by environmental forces, resource availability, values and expectations of people having power. कभी भी आपके environment में क्या चल रहा है, क्या needs है, उसके हिसाब से आप आपके decisions को भी क्या करते हो, change, modify करते हो। Therefore we say your strategic decisions are affected by environmental forces, resource availability, values and expectations of people having power. जल्दी से मेरे साथ बोल दो 3 losers। क्या थे 3 losers? ये हमारे characteristics है ऑफ स्ट्रैटेजी या फिर स्ट्रैटेजिक डिसीजन। ठीक है, 3 losers। L for it is concerned with the long term direction of the organization. O for it affects the operational decisions. S for it is concerned with the scope of the organization. E for it is affected by environmental forces, resource availability, values and expectations of people having power. Then resource वाले 3 पॉइंट है। It requires change in the resources. It requires matching the resources with the environment. Then it requires stretching your resources to create new opportunities. समझ आया क्या? जल्दी बताओ। देन हमने पढ़ा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्ट्रैटेजी। कभी भी आपने कोई स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिया है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। आप हमने क्लास में एग्जांपल लिया था कि हमने एक डिसीजन लिया कि हमको घर में डॉग चाहिए, तो वो डॉग को लेके आने से आपके घर में जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसको हम बस ये वही टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्ट्रैटेजी, कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या क्या इम्पैक्ट होगा हमारे किसी भी डिसीजन का। तो हमने बोला कि यार कभी भी कोई इम्पैक्ट होता है वो बहुत सीरियस होता है, ICU होता है, एकदम ICU होता है। तो I फॉर क्या होता है, इट रिक्वायर्स एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। हमारे एग्जाम्पल में क्या हुआ था, डॉग लेकर आए हो तो वो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है, मतलब हर कोई इन्वॉल्व था। आपके दादाजी दादी जी सब लोग इन्वॉल्व थे, आपके मम्मी पापा, आप खुद, सब लोग इन्वॉल्व थे उस डिसीजन में। अब वो डॉग आया है तो उसका सब ध्यान भी मिलके रखेंगे और वो डॉग भी सबका ध्यान रखेगा। तो ये क्या हो रहा है, इट रिक्वायर्स एन इंटीग्रेटेड अप्रोच, सबके सबका इन्वॉल्वमेंट होता है। देन C फॉर इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। यस, कॉम्प्लेक्स होता है बिकॉज एकदम से डिसीजन चेंज हो गया ना। अब आपके घर में क्या है, पहले सिर्फ 5 लोग थे, अब एक डॉग भी आ गया। अब आपको कहीं भी जाना है तो आपको बहुत सोचना पड़ेगा कि यार डॉग को अकेले छोड़ के जाए कि क्या करे। तो क्या है, ये जो भी डिसीजन होता है ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। देन अगेन C फॉर इट
इट रिजल्ट्स इन चेंज इन रिलेशनशिप एंड नेटवर्क आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन। अब आप क्या करोगे, आपके पड़ोसी से, आपके नेबर से आपके रिलेशनशिप भी चेंज होंगे। अगर आपका डॉग बहुत ज़्यादा ऐसे रात रात को चिल्लाता रहता है तो आपके पड़ोसी आपसे गुस्सा हो जाएंगे। अगर उन लोग को डॉग पसंद है और आपका डॉग बहुत स्वीट भी है, अच्छे से बिहेव करता है, तो आपकी उनसे बातचीत बढ़ जाएगी। तो कभी भी क्या होता है, आपका जो भी डिसीजन रहता है, आपकी जो भी स्ट्रैटेजी रहती है, उसकी वजह से कभी भी चेंज आ जाते हैं इन रिलेशनशिप एंड नेटवर्क आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे टाटा लैंड रोवर का अगर एग्जांपल ले तो पहले उनके इंडियन मार्केट में ही सब चीज़ें चल रही थी, लेकिन अब उनका ग्लोबल मार्केट में भी इन्वॉल्वमेंट हो गया है। तो उनके जो आउटसाइड देयर ऑर्गेनाइजेशन जो नेटवर्क था वो बढ़ गया है, उसमें चेंज आ गया है। तो योर स्ट्रैटेजिक डिसीजन विल रिजल्ट इन चेंज इन रिलेशनशिप एंड नेटवर्क आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन। देन चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन, चेंज ऑर्गेनाइजेशन में तो चेंज आया ही ना। एक सेगमेंट, पहले सिर्फ हमारा नॉर्मल व्हीकल्स का सेगमेंट था, अब हमारा सेगमेंट किसका आ गया है, लग्जरियस व्हीकल का भी। पहले हमारे घर में सिर्फ 5 लोग थे, अब घर में 6 लोग हो गए। पहले हम सिर्फ अच्छा वो सब हमारा खाना खाते थे, अब हमको डॉग के लिए भी अलग चीज़ें लेके आनी पड़ेगी, उसके लिए पेडिग्री वगैरह लेकर आना पड़ेगा। तो इट रिक्वायर्स व्हाट, चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट रिजल्ट्स इन चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपके ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आ जाएगा। देन यू फॉर अनसर्टेन, इट इज ऑलवेज टेकन इन द सिचुएशंस ऑफ अनसर्टेनिटी। यू आर नॉट सर्टेन कि यार डॉग के आने से क्या होने वाला है, यू आर नॉट सर्टेन कि हमने लैंड रोवर अक्वायर तो कर लिया है बट इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। ऐसा तो नहीं होगा कि हमारा नॉर्मल व्हीकल सेगमेंट से ध्यान हट जाएगा और हम पूरा उस पर स्विच हो गए तो हमारा नॉर्मल व्हीकल में लॉसेज आने लग जाए। मतलब इट इज़ ऑलवेज अनसर्टेन, आपका डिसीजन इज अनसर्टेन, यू डोंट नो कि क्या होने वाला है। अब भगवान नहीं हो कि आपको पता रहे कि कल क्या होने वाला है। तो जल्दी से मेरे साथ ये भी बोल दो, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्ट्रैटेजी, ICU, आई फॉर इट रिक्वायर्स एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। देन सी से हमारे 3 पॉइंट्स है। क्या, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर, it result in change in relationship and network outside your organization, and it results in change within the organization. and you for हमारे पास था, it is taken in the situations of uncertainty या फिर it is very very uncertain। ऐसा ऐसा लिख के आ जाने का एग्जाम में। फिर हमने पढ़ा कि क्या क्या टाइप की स्ट्रैटेजी होती है। तो देखो, जैसे आपके घर में आप हो, फिर पापा है, फिर दादाजी है, वैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है, 3 लेवल्स होती है, फंक्शनल लेवल, बिजनेस लेवल, कॉर्पोरेट लेवल। जल्दी में मतलब एक टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। जल्दी मेरे साथ बोल दो, फर्स्ट लेवल कौन सी होती है, कॉर्पोरेट लेवल। कॉर्पोरेट लेवल के लिए आप अलग स्ट्रैटेजी बनाते हो जिसको बोलते हो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। बिजनेस लेवल होती है जो कि इंडिविजुअल बिजनेस के बारे में सोचती है, उसको हम बोलते हैं बिजनेस या फिर डिवीजन, उसके लिए हम बनाते हैं बिजनेस या फिर डिविजनल लेवल स्ट्रैटेजी। देन कम्स योर लोअर लेवल या फिर फंक्शनल या फिर ऑपरेशनल लेवल, जो कि इंडिविजुअल फंक्शन के लिए बनती है। मैम ऐसा समझ नहीं आ रहा है, जल्दी से एग्जांपल दो। तो हमने एग्जांपल लिया था टाटा का, कि टाटा के जो भी हेड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, दे आर कॉल्ड एज द कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स, एंड वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच रहे हैं। वो टाटा के इतने सारे बिजनेस है, वो टाटा के सारे बिजनेसेस के बारे में सोच रहे हैं, तो वो क्या होगा, कॉर्पोरेट लेवल पीपल। एंड कॉर्पोरेट लेवल इज ऑलवेज कंसर्न विद द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, उनको पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना पड़ता है। एंड वही क्या करते हैं, रिसोर्स एलोकेशन करते हैं कि चलो टाटा स्टील बढ़िया चल रहा है तो स्टील का थोड़ा पैसा निकाल के अपन एयरलाइंस में डाल देते हैं, एयरलाइंस अभी ठीक चल रहा है तो ठीक है। तो ये रिसोर्स एलोकेशन का काम भी कौन करता है, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स। अभी बड़े डिसीजंस हो गए कि जैसे विस्तारा को बंद करना है या फिर टाटा को लैंड रोवर जगुआर को अक्वायर करना है, ये सब बड़े डिसीजंस कौन लेगा, ये सारे के सारे बड़े डिसीजंस लेते हैं आपके कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स, ठीक है। देन कम्स योर बिजनेस लेवल मैनेजर, जो कि इंडिविजुअल बिजनेस के मैनेजर्स होते हैं। जैसे स्टील है तो स्टील का अलग मैनेजर हो जाएगा, और अगर एयरलाइंस है तो एयरलाइंस का अलग मैनेजर हो जाएगा। एंड ये सिर्फ अपने अपने बिजनेस के बारे में सोचते हैं, दे आर जस्ट कंसर्न विद देयर ओन बिजनेस, विद देयर परफॉर्मेंस, वो खुद के परफॉर्मेंस से ही कंसर्न रहते हैं। देन कम्स दी फंक्शनल लेवल मैनेजर्स, जो कि हर बिजनेस के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, आपका सेल्स एंड मार्केटिंग, आपका HR, आपका फाइनेंस। तो ये जो इतने सारे फंक्शंस है, इनके भी रिस्पेक्टिव मैनेजर्स होते हैं, इनकी भी रिस्पेक्टिव स्ट्रैटेजीज होती है, जो कि हर रिस्पेक्टिव फंक्शन से ही कंसर्न रहती है। एंड दे आर द वंस हु एक्चुअली परफॉर्म द स्ट्रैटेजी, हु एक्चुअली एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंट द स्ट्रैटेजी। ये लोग एक्चुअली ऑपरेट कर रहे होते हैं ऑन ग्राउंड, तो इनकी भी एक स्ट्रैटेजी बनती है जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी,
ठीक है। तो कॉर्पोरेट लेवल क्या है, इट इज कंसर्न विद द ओवरऑल स्कोप पर्पस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बड़े बड़े डिसीजन सारे कॉर्पोरेट के लोग लेते हैं, जैसे कि क्या बिजनेस बंद करना है, क्या बिजनेस चालू रखना है, मतलब कि ग्रोथ रिलेटेड, स्टेबिलिटी रिलेटेड, रिट्रेंचमेंट मतलब क्या डिसकंटिन्यू करना है। तो ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस कॉर्पोरेट के लोग लेते हैं। एंड इसमें आ जाता है वर्टिकल इंटीग्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन, कोई न्यू वेंचर चाहिए या फिर किसी को अक्वायर करना है, ये सारे काइंड के डिसीजन कॉर्पोरेट के लोग लेते हैं, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स लेते हैं। एंड रिसोर्स एलोकेशन का काम भी वही लोग करते हैं। देन कम्स योर बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, जिसमें बिजनेस लेवल मैनेजर्स उनके पर्टिकुलर मार्केट के बारे में सोचते हैं। दे थिंक how to compete in their particular market. Then they are concerned with how to improve their competitive position in a particular market. पर्टिकुलर मार्केट जो कि वो लोग सर्व कर रहे हैं, जो उनका बिजनेस यूनिट सर्व कर रहा है। मतलब स्टील वाला सिर्फ स्टील के बारे में सोचेगा, एयरलाइंस वाला सिर्फ एयरलाइन के बारे में सोचेगा, आईटी वाला सिर्फ आईटी के बारे में सोचेगा। अब इसमें दो टाइप की स्ट्रैटेजीज होती है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी एंड कोऑपरेटिव स्ट्रैटेजी, जिसके लिए हमने एग्जांपल लिया था जियो एयरटेल। ये क्या कर रहे हैं, ये आपस में झगड़े कर रहे हैं, तो ये हो गया जियो एयरटेल कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। कॉम्पिटिटिव मतलब झगड़े करते रहना, तो जियो एयरटेल कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी का एग्जाम्पल हो गया। आपकी कोऑपरेटिव स्ट्रैटेजी में वोडाफोन आइडिया ने मर्ज हो गया, अब दोनों साथ में मिलके जो भी कर रहे हैं, मतलब परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा भी परफॉर्म कर रहे हैं डजेंट मैटर, साथ में मिलके कर रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कोऑपरेटिव स्ट्रैटेजी। कोऑपरेटिव स्ट्रैटेजी। सिमिलर एग्जांपल पीवीआर आइनॉक्स दोनों मर्ज होकर परफॉर्म कर रहे हैं, तो कोऑपरेटिव स्ट्रैटेजी का एग्जांपल है। देन फंक्शनल या फिर ऑपरेशनल लेवल स्ट्रैटेजी क्या होती है, ये उनके लिए बनती है जो कि ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं स्ट्रैटेजी का। इसलिए क्योंकि ऑन ग्राउंड वो लोग सारा काम कर रहे हैं, तो उनसे क्या एक्सपेक्टेड है कि यार आप ना वेस्ट कम करो, आप सही टाइम पे काम करो, आप कम टाइम लेके ज़्यादा काम करो, आप वेस्टेज कम करो, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स प्रोडक्टिविटी। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स प्रोडक्टिविटी। कम से कम रिसोर्स यूज़ करके, कम से कम वेस्टेज करके, कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म करना है। तो फंक्शनल लेवल वाले are concerned with maximizing resource productivity and they implement the strategy or execute the strategy, they put it into action and they are the ones who are responsible for delivering the corporate and business level strategy. तो it is a chain. आपका फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी अचीव हुआ, वो हेल्प करेगा आपके बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी को अचीव करने में, आपका बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी हेल्प करेगा आपको कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी अचीव करने में। इसमें हमने क्लास में एग्जाम्पल लिया था कि हमारा कॉर्पोरेट वालों का गोल क्या है कि हमको क्या करना है, हमको हमारा मार्केट शेयर बढ़ाना है, हमको हमारी कंपनी की प्रेजेंस बढ़ानी है इन टर्म्स ऑफ, मतलब हमारे हर जगह जहाँ भी जाए हमको हमारे प्रोडक्ट्स दिखने चाहिए। ठीक है, तो बिजनेस लेवल वालों ने क्या स्ट्रैटेजी बना ली कि यार हमारा बिजनेस कब अच्छा परफॉर्म करेगा, जब हम अच्छी सर्विस या अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करेंगे। तो उनका गोल क्या हो गया, हमको अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करने हैं, हमको मार्केट में मतलब बहुत सारी सेल्स अचीव करनी है। अब इसके लिए उन्होंने रिस्पेक्टिव फंक्शंस के भी गोल बना लिए। प्रोडक्शन वालों के लिए क्या गोल बना दिया, आपको अच्छी क्वालिटी के गुड्स बनाने हैं, विदाउट डिफेक्ट वाले गुड्स बनाने हैं। सेल्स वालों और मार्केटिंग वालों को क्या बोला कि भाई भयंकर मार्केटिंग करो, हर जगह इतनी मार्केटिंग करो कि हमारी सेल्स में ग्रोथ आ जाए। सेल्स वालों को बोला कि आप जब कस्टमर को अटेंड करते हो तो आप बहुत अच्छे से अटेंड करो। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज या फिर जो भी आप कस्टमर केयर पे कॉल करते हो, उन लोग को बोला कि कोई भी कस्टमर का अगर कुछ भी इशू आता है तो आप पोलाइटली हैंडल करो एंड उनको अच्छे से रिस्पॉन्ड करो। तो ये सब चीज़ें अल्टीमेटली क्या करेगी, हेल्प करेगी टू improve your presence in the market, to improve your company's performance। तो ये क्या हो रहा है, जो फंक्शनल लेवल चीज़ है वो बिजनेस लेवल को हेल्प कर रही है, बिजनेस लेवल अल्टीमेटली कॉर्पोरेट लेवल को हेल्प कर रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं हिरार्की। आपकी बुक में लिखा हुआ है हिरार्की, मतलब कॉर्पोरेट, बिजनेस, देन फंक्शनल। देन हमने पढ़ा रेड ओशन एंड ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। क्या होता है ये, तो ब्लू ओशन मतलब कि रेड ओशन मतलब ऐसा ओशन जहाँ पे इतना झगड़ा हो रहा है, इतना कंपटीशन हो रहा है, कट थ्रोट कंपटीशन हो रहा है, एकदम खून से लाल हो गया है, तो रेड ओशन स्ट्रैटेजी। एंड ब्लू ओशन ऐसा जो कि एकदम ब्लू है, गंदा ही नहीं हुआ है ना, मतलब अगर आप देखोगे तो कोई ओशन जो बहुत एकदम ब्लू है मतलब कि गंदा नहीं हुआ है, एकदम यू हैव अ लॉट टू कैप्चर इन दैट पर्टिकुलर ओशन। ठीक है, तो रेड ओशन का एग्जाम्पल हमने लिया था कि पेट्रोल डीजल वाली व्हीकल्स, और आपका ब्लू ओशन का एग्जांपल हो गया कि ईवीज वाली व्हीकल। अब क्या रहे,
रेड ओशन और ब्लू ओशन में डिफरेंस क्या है? तो रेड ओशन में क्या होता है, एग्जिस्टिंग मार्केट होता है, एग्जिस्टिंग डिमांड होता है, एंड आप क्या करते हो, कंपटीशन को बीट करने की कोशिश करते हो, एकदम कट थ्रोट कंपटीशन होता है। एंड आपको क्या करना पड़ता है, आपको वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा, मतलब आपको या तो कॉस्ट कम करो या तो वैल्यू ज़्यादा प्रोवाइड करो, कॉस्ट बढ़ा रहे हो तो इक्विवेलेंट वैल्यू प्रोवाइड करो, कुछ तो आपको करना पड़ेगा ताकि आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाओ। लेकिन ब्लू ओशन में क्या होता है, इट इज़ एन अनकॉन्टेस्टेड मार्केट, वहाँ पे डिमांड है ही नहीं, तो यू नीड टू क्रिएट एंड कैप्चर डिमांड। तो यहाँ पर क्या है, इट इज़ एन अनकॉन्टेस्टेड मार्केट, कॉम्पिटिशन रेलिवेंट ही नहीं है क्योंकि बहुत कम लोग हैं अभी, एंड क्रिएट भी करना है एंड कैप्चर भी करना है न्यू डिमांड। ऐसा कुछ वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज द सोल्यूशन विच यू आर प्रोवाइडिंग टू योर कस्टमर शुड बी इनफ फॉर देम टू गेट अट्रैक्टेड। तो जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में आप क्या कर रहे हो, सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो ना उनको कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो, आप नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ नहीं कर रहे हो, रिन्यूएबल यूज़ कर रहे हो, एंड उससे क्या हो रहा है, आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स उनको बता दो कि उनको अवेयर कर दो कि यार देखो तुम ये यूज़ करोगे तो इसके ये फ़ायदे। तो यू नीड नॉट मेक एनी वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ, आपको ऐसा कुछ ऐसे आपके कॉम्पिटिटर से बेटर नहीं बनना है, आपको सिर्फ क्या करना है, कस्टमर को अवेयर करना है ऑफ द सोल्यूशन विच यू आर प्रोवाइडिंग एंड द कस्टमर विल बाय फ्रॉम यू। तो आपको यहाँ पर वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ का नीड नहीं है। एंड दोनों ही जगह पर यू नीड टू डिसाइड वेदर यू वॉन्ट टू गो फॉर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या फिर कॉस्ट लीडरशिप, या आपको बहुत अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है जैसे कि आईफोन हो गया, या फिर आपको क्या करना है, कॉस्ट लीडरशिप, आपको कम कॉस्ट में प्रोवाइड करना है जैसे कि क्या हो गया, पार्ले जी बिस्किट हो गया। ठीक है, तो ये दोनों ही जगह पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा। फिर हमने पढ़ा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इतनी देर से हम क्या पढ़ रहे थे, इतनी देर से हम पढ़ रहे थे स्ट्रैटेजी क्या होता है, स्ट्रैटेजी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। अब हम पढ़ रहे हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है एंड उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो आप जितने भी एक्शंस या फिर डिसीजंस लेते हो जिससे आपका ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस डिटरमाइन होता है, आप जो भी डेली डिसीजंस ले रहे हो, दीज आर नथिंग बट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। आपने आज एक डिसीजन लिया, आपको पता चला यार इससे तो रिजल्ट नेगेटिव हो गया, तो आप कल उस डिसीजन को चेंज कर रहे हो। कल जो डिसीजन लिया वो बहुत ही हिट हो गया, तो आप क्या कर रहे हो, उस डिसीजन को कंटिन्यू रख रहे हो। आपने जैसे सोचा कि मैं डेली रिविजन करके सोऊंगा, आप रात में रिवीजन करें, आपको पता चला कि यार नेक्स्ट डे फिर सुबह उठ के मेरे को पूरा का पूरा वो सब्जेक्ट याद था, तो आप क्या करोगे, इस पर्टिकुलर डिसीजन को इंप्लीमेंट करके रखोगे। आप ये कंटिन्यूसली फॉलो करोगे कि मैंने आज रात में रिवीजन किया है, मैं कल रात में भी करूंगा, मैं परसों रात में भी रिवीजन करूंगा। तो ये क्या हो रहा है, आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कर रहे हो, यू आर टेकिंग डिसीजंस या फिर एक्शन जो कि आपका लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस डिटरमाइन कर रहे हैं। तो जल्दी मेरे साथ बोल लो, इट इज़ अ सेट ऑफ मैनेजरियल डिसीजंस या फिर एक्शन दैट डिटरमाइन द लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके क्या एलिमेंट्स होते हैं, हमने एग्जांपल लिया था नेटफ्लिक्स या फिर आपके सीएमए इंटर की स्टडीज़ का। आप जब आपका सीएमए इंटर पढ़ रहे हो तो आपने सबसे पहले क्या बोला कि मैं चलो देख लेता हूँ कितने सब्जेक्ट्स है, कितने कितने लेक्चर्स लगने वाले हैं, कितने कितने लेक्चर्स में वो सब्जेक्ट कंप्लीट होने वाला है। आपने पूरा क्या किया, इन्वायरमेंट को स्कैन किया कि कौन सी फैकल्टीज़ के लेक्चर्स अवेलेबल है, किसके कितने टाइम में अवेलेबल है, कितने लेक्चर्स है, कितने टाइम में ख़त्म हो जाएंगे और कितने कितने सब्जेक्ट्स है। तो ये सब आपने क्या किया, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। फिर आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि चलो ये सब्जेक्ट आज बाय कर लेता हूँ, इसको 1 महीने में ख़त्म करूँगा, ये सब्जेक्ट 1 महीने बाद बाय करूँगा, उसको 10 दिन में ख़त्म करूँगा। तो ये सब क्या करा, आपने स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन किया। देन आप स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हो, आप एक्चुअली लेक्चर देख रहे हो, मतलब यू आर इम्प्लीमेंटिंग दैट स्ट्रैटेजी। एंड देन आप इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल करते हो। इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल में क्या करते हैं, हम हमारा परफॉर्मेंस मॉनिटर करते हैं। तो आपने अगर प्लान किया था कि मुझे 1 महीने में वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट खत्म करना है, लेकिन 1 महीने में वो हो ही नहीं पाया, 35 डेज लग गए या चलो 40 डेज लग गए, तो आपने क्या किया, एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया विथ योर डिजायर्ड परफॉर्मेंस। आपको पता चला बीच में जो 10 दिन का गैप है वो क्यों है, क्योंकि आप घूमने चले गए थे या आपके घर में फंक्शन आ गया था। तो आप क्या करोगे, आपने वीकनेसेस आइडेंटिफाई करी एंड अब आप करेक्टिव एक्शंस लोगे कि यार आई विल मेक श्योर अब मैं ज़्यादा घूमने ना जाऊँ, क्योंकि इससे मेरा जो है डिसीजन, मतलब मेरा जो भी गोल है वो अचीव नहीं हो पा रहा है या वो डिले हो जा रहा है। तो दिस इज व्हाट इज इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। ठीक है, चारों एलिमेंट समझ आया क्या, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आता है एग्जाम में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो आपकी कॉपी में भी, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में वी इवैल्यूएट and distribute the information which we have collected from external as well as internal markets, internal environments, and फिर वो हम शेयर कर देते हैं to the key people in the organization। and इसको शेयर करने के 2 तरीके हैं, देखो 2-3 मेथड्स होती है, या तो फॉर्मल या फिर
एकदम सिस्टमैटिक मेथड हो रही है कि आप पास्ट ट्रेंड्स लेके आ रहे हो, उनको एनालाइज कर रहे हो कि यार ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में अच्छी सेल हो रही है, या आपने क्या किया, फॉर्मल मेथड यूज़ करी, या फिर इंट्यूटिव मेथड्स कि यार मुझे ना बस लग रहा है, जैसे नेटफ्लिक्स में उन लोग को बस लग रहा था कि पूरा मार्केट जो है वो ग्लोबल स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पे शिफ्ट होने वाला है, डीवीडीज अब चलने नहीं वाले, तो उनका ये इंट्यूटिव मेथड्स थी। ये क्या था, एक इंट्यूटिव मेथड था कि आपको बस लगा और आपने उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बना ली। ठीक है, देन स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में आप क्या करते हो, आप स्वॉट एनालिसिस करते हो, आप आपकी स्ट्रेंथ्स वीकनेस देखते हो, आप अपॉर्चुनिटीज थ्रेट देखते हो। ठीक है, स्ट्रेंथ्स वीकनेस क्या है, ये आपका इंटरनल इन्वायरमेंट है, अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। तो नेटफ्लिक्स ने भी क्या किया, उसने उसकी स्ट्रेंथ्स वीकनेस देखी। स्ट्रेंथ्स क्या देखी कि यार हमारे पास टेक्निकल टीम तो बढ़िया है, जो बढ़िया बढ़िया लॉजिक्स डाल देगी, जिससे क्या हो जाएगा, बढ़िया बढ़िया लॉजिक डाल देगी, जिससे हमारा यूज़र इंटरफेस ऐप का बढ़िया हो जाएगा, हमारे जो भी कस्टमर्स है, सब्सक्राइबर्स है, उनको बढ़िया बढ़िया रिकमेंडेशंस आएंगे उनके शोज़ के। तो ये उनकी स्ट्रेंथ्स थी। देन उनकी वीकनेस क्या थी कि मे बी उनके पास पता नहीं था उनको कि रिजल्ट क्या होने वाला है, मे बी उनके पास इतना रिसोर्स नहीं था, पैसे नहीं थे, तो ये उनकी वीकनेसेस हो गई। देन मार्केट में उनको अपॉर्चुनिटी दिखी कि यार सब कुछ तो इंटरनेट पे ओवर इंटरनेट हो रहा है, तो हो सकता है ये डीवीडीज बंद हो जाए एंड क्या हो जाए, पूरा का पूरा मार्केट ग्लोबल स्ट्रीमिंग पे शिफ्ट हो जाए। तो ये उनके अपॉर्चुनिटी दिखी, उनको अपॉर्चुनिटी दिखी कि ऐसा कुछ हो सकता है। थ्रेट्स, उनके कॉम्पिटिटर्स थ्रेट हो गए, जैसे अगर आपका हॉटस्टार या फिर आपका अमेजॉन प्राइम, ये सब उनके कॉम्पिटिटर्स है जो कि उनके थ्रेट हो गए। तो उन्होंने पूरा स्वॉट एनालिसिस किया, उसके हिसाब से उन्होंने उनका ऑब्जेक्टिव सेट किया, मिशन सेट किया एंड बजट वगैरह सेट किया, स्ट्रैटेजी बना ली इन शॉर्ट। फिर आप स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करेंगे, यहाँ पर एक्चुअली में एग्जीक्यूशन होता है, एग्जीक्यूशन टेक्स प्लेस एट दिस स्टेज। यहाँ पर आप क्या करते हो, रिसोर्स अलोकेट करते हो कि ये इतने पैसे इस डिपार्टमेंट को दे दो, इनका इतना बजट बना दो, इनका इतना बजट बना दो। आप एक्चुअली यहाँ पर क्या कर रहे हो, बजट बना रहे हो या फिर रिसोर्स अलोकेशन कर रहे हो। एंड दिस इंप्लीमेंटेशन पार्ट इज कंडक्टेड बाय द लोअर लेवल पीपल या फिर मिडिल लेवल पीपल विथ रिव्यू बाय द टॉप मैनेजमेंट। मतलब आप करते नहीं जा रहे हो, टॉप मैनेजमेंट एट द सेम टाइम रिव्यू भी कर रहा है कि वट एवर यू आर डूइंग इज वो डायरेक्टिंग यू टूवर्ड्स योर गोल और नॉट। ठीक है, तो कंडक्टेड बाय मिडिल एंड लोअर लेवल विथ रिव्यू बाय टॉप लेवल। फिर इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल में आप कंपेयर करते हो परफॉर्मेंस, यू आइडेंटिफाई योर वीकनेस एंड देन यू टेक करेक्टिव एक्शन। इतना समझ आया क्या? तो फिर हमने सेवेंथ नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा विजन, मिशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। विजन, मिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है? विजन, मिशन, तो देखो चार चीज़ें होती है कभी भी, विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। इसमें हमने एग्जांपल लिया कि जैसे आपका गोल, मतलब आपका विजन क्या है, मैंने आपको पूछा आपका विजन क्या है, आपने पूछा मैम विजन होता क्या है। ठीक है, मैं बता देती हूँ। विजन मतलब व्हाट डू यू वांट टू बिकम, आपको इन द लॉन्ग टर्म करना क्या है, मतलब जिंदगी में करना क्या चाह रहे हो, व्हाट यू वांट टू बिकम इज योर विजन। तो आपने मुझे बोला कि मैम मुझे रिच पर्सन बनना है, तो ये आपका क्या हो गया, विजन। इसके लिए फिर मैंने नेक्स्ट बोला आपका मिशन क्या है। मिशन मतलब क्या मैम? मिशन मतलब व्हाट यू आर डूइंग करंटली, आप अभी क्या कर रहे हो, करंटली क्या कर रहे हो। तो आपने बोला अभी मैम मैं सीए में या फिर सीए कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये आपका मिशन हो गया। फिर मैंने बोला गोल क्या है आपका, फिर आपने बोला मैम सेम चीज़ें पूछ रहे हो, नहीं देखो डिफरेंस है। गोल मतलब आपका एम क्या है, अभी शॉर्ट, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म हो गया। तो गोल आपने बोला कि मैम मेरा गोल है कि मुझे सीए में इंटर क्लियर करना है, अभी के लिए आपका क्या गोल है कि मुझे सीए में इंटर क्लियर करना है। फिर ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, जब आप एकदम स्पेसिफिकली बोलोगे कि मैम मेरे को सीए में इंटर क्लियर करना है, मेरे जून या दिसंबर अटेम्प्ट में क्लियर करना है, विथ एग्जम्पशन क्लियर करना है। तो जब आपने क्या करा, टाइम भी डाल दिया, थोड़ा और स्पेसिफिक कर दिया उस गोल को, तो वो क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव। वो क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव। जल्दी बताओ। इसमें हमने एक और एग्जांपल लिया, जैसे एप्पल का विजन क्या हो गया कि हमको ना बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाने हैं, मतलब बेस्ट प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड हम लोग ही बनाएंगे, तो ये एप्पल का विजन हो गया। उनका मिशन क्या है, वो अभी क्या कर रहे हैं, अभी उनका ऑपरेटिंग सॉफ्ट सिस्टम है, उनका आईफोन है, उनका मैकबुक है, मतलब सब कुछ है, उनके वेरिएबल्स है, एयरपॉड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब उनके मिशन हो गया, मतलब कि करंटली व्हाट यू आर डूइंग, व्हाई डू यू एग्जिस्ट, क्यों एग्जिस्ट कर रहे हो भाई, करंटली तुम ये करने के लिए एग्जिस्ट कर रहे हो। देन गोल, हम उनका गोल क्या हो गया एप्पल का कि हमको हमारा मार्केट शेयर बढ़ाना है। अब इसको मैं ऑब्जेक्टिव कब बोलूंगी, जब वो बोल देंगे मुझे 10% मार्केट शेयर बढ़ाना है इन 1 ईयर या फिर 6 मंथ्स, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। आए क्या इतना समझ में? अब कभी भी आपके जो विजन एंड मिशन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, प्रोडक्ट ओरिएंटेड या फिर कस्टमर ओरिएंटेड। लाइक द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट, प्रोडक्ट ओरिएंटेड मतलब सिर्फ वो प्रोडक्ट की बात करेगा, व्हाट प्रोडक्ट्स यू आर प्रोवाइडिंग, व्हाट प्रोडक्ट्स यू आर सेलिंग और द सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग। प्रोडक्ट ओरिएंटेड इसकी बात करता है। कस्टमर ओरिएंटेड किसकी बात करता है? कस्टमर ओरिएंटेड बोलता है कि आप कौन सी कस्टमर नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हो, आप कौन सी कस्टमर
नीड्स पे फोकस कर रहे हो, वो सिर्फ कस्टमर की थॉट प्रोसेस से बोलता है। तो जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि यार मैं ना एप्पल अगर बोल दे कि मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, मैं एप्पल आईफोन सेल कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ओरिएंटेड। लेकिन इसकी जगह अगर वो ऐसा बोले कि वी आर प्रोवाइडिंग बेस्ट सर्विसेज, बेस्ट इंटरफेस, बेस्ट सिक्योरिटी टू द कस्टमर, तो ये क्या हो गया, ये कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच हो गया। एंड कभी भी कस्टमर ओरिएंटेड इज ऑलवेज बेनिफिशियल, क्योंकि अल्टीमेटली आपके प्रोडक्ट कस्टमर की नीड्स को ही सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, तो भाई आप वैसा ही विजन बना लो ना, वैसा ही मिशन बना लो, ठीक है। अब गुड विजन क्या होता है, बेनिफिट्स ऑफ अ गुड विजन या फिर गुड विजन क्या होता है, इसके लिए हमने निमोनिक पढ़ा था, आई जंप क्यूरियसली। आप कब बोलोगे कि आपका जो विजन है वो अच्छा है, या फिर विजन अच्छा है तो उसके बेनिफिट्स क्या है, तो कभी भी आपका विजन अगर अच्छा रहेगा तो इट विल बी इंस्पायरिंग एंड एक्सिलरेटिंग। आई फॉर इंस्पायरिंग एंड एक्सिलरेटिंग, एक्सिलरेटिंग मतलब वो आपको मोटिवेटेड रखेगा, ठीक है। तो आई फॉर इंस्पायरिंग एंड एक्सिलरेटिंग, आपका विजन कभी भी आपको इंस्पायर करेगा एंड एक्सिलरेट करेगा, मोटिवेट करेगा, ठीक है। एंड जंप, जंप मीन्स इट योर विजन शुड बी अ डिसकंटिन्यूटी और अ स्टेप या फिर जंप अहेड, मतलब एक कदम आगे का सोच लिया। जैसे टेस्ला ने क्या करा, एक कदम आगे का सोच लिया कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे स्विच कर लेते, तो इट इज अ डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम द नॉर्मल अप्रोच एंड अ जंप या फिर स्टेप अहेड टू एक अच्छा अप्रोच, ठीक है। तो इट शुड बी व्हाट, अ डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम द नॉर्मल अप्रोच एंड शुड बी अ जंप अहेड। देन सी फॉर कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, कस्टमर ओरिएंटेड होना चाहिए, जो कि मैंने अभी जस्ट बोला। आपका विजन यूनिक होना चाहिए एंड थोड़ा रिस्क टेकिंग होना चाहिए, रिस्क होना चाहिए, एकदम ही सिंपल हो जाएगा तो इट विल नॉट मोटिवेट यू, एंड इट शुड इन्वॉल्व थोड़ा सा रिस्क एंड एक्सपेरिमेंटेशन। देन आपके सारे इंटरनल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होना चाहिए। जब आप सबको इन्वॉल्व करके एक डिसीजन या विजन बनाओगे तो इट विल मोटिवेट देम मोर रादर देन जस्ट पुटिंग इट ऑन देम, ठीक है। तो इंटरनल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होने चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, शेयर्ड सेंस ऑफ पर्पस, लोगों को लगना चाहिए कि यार हम सब मिलके एक कोई पर्टिकुलर चीज़ के टूवर्ड्स काम कर रहे हैं, एंड ये लॉन्ग टर्म सोच के आपने बनाया होना चाहिए, एंड इट शुड बी जेन्युइन। आई फॉर इंटीग्रिटी, जिसका मतलब होता है इट शुड बी जेन्युइन। जल्दी बताओ, ये एग्जाम में आ सकता है, बट आ सकता है। देन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर मतलब कि बेसिक अजम्पशंस एंड बिलीव्स विच आर शेयर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मैम ऐसा नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल हमने जो क्लास में लिया था वही बोलती हूँ। तो हमने एग्जांपल लिया था कि जैसे आपके घर का क्या कल्चर है कि कोई भी झूठ नहीं बोलेगा, सब लोग साथ बैठ के खाना खाएंगे, सब लोग इतनी बजे उठ के साथ में पूजा करेंगे, तो ये सब क्या हो गए, कल्चर, ये सब बेसिक अजम्पशंस हो गए विच आर शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज, जल्दी इसके कीवर्ड को पढ़ लो, बेसिक assumptions and beliefs shared by members of an organization, these are the taken for granted ways of doing work। मतलब taken for granted मतलब तुम इसको कभी क्वेश्चन नहीं कर सकते, you cannot question the basic assumption। आप घर पे क्वेश्चन नहीं कर सकते कि मम्मी क्यों झूठ नहीं बोलना है, कि अरे भाई नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है, बात खत्म हो जाती है। तो ये बेसिक assumptions है, taken for granted चीज़ें हैं that you can never question। अब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में 4 चीज़ें आती है, वैल्यूज़, बिलीव्स, बिहेवियर्स एंड पैराडाइम। इसमें हमने एग्जांपल लिया था हॉस्पिटल का, कि किसी भी हॉस्पिटल का वैल्यू क्या है कि कस्टमर पहले आना चाहिए, कस्टमर नहीं मतलब पेशेंट की सिक्योरिटी, सेफ्टी के बारे में आपको सोचना है। ये क्या हो गया, आपके हॉस्पिटल का वैल्यू हो गया। व्हाट ways you are conducting yourself, how you are conducting yourself, ये चीज़ क्या हो गई, वैल्यू में आ जाता है। इट इज़ अ बेडरॉक ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। देन कम्स बिलीफ, कि कभी भी कुछ इश्यू आ जाता है तो हाउ डू यू फेस इट, आप कैसे टैकल करते हो उसको। तो जैसे कस्टमर आपके लिए पहले आता है तो ये आपकी वैल्यूज़ हो गई, पेशेंट आपके लिए पहले आता है, ये आपकी वैल्यू हो गई। अब इस पेशेंट एकदम से, मतलब आपका पूरा प्रोसेस है कि यार पेशेंट आया तो आपको उससे सारा डॉक्यूमेंटेशन कराना है, फिर ही आप उसको एडमिट करोगे, तो ये तो आपके चलो नॉर्मल काम हो गए। लेकिन आपका वैल्यू क्या था कि आपको चाहिए पेशेंट पहले, पेशेंट की सेफ्टी के बारे में सोचना है। तो एक दिन सडनली क्या हुआ, एकदम बहुत ही खून वून में एकदम ही पेशेंट आ रहा है, मतलब उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो बैठ के अच्छे से पूरा फॉर्म डिटेल्स फिल करे, फिर हम उनको उनके एडमिशन की प्रोसेस करें। तो इस टाइम क्या करेंगे, आपके वैल्यूज़ विल एक्ट एज अ बेडरॉक, एंड इसमें वो डिफाइन करेंगे कि आपको कैसे कंडक्ट करना है आपको, एंड फिर जो आप एक्चुअली काम कर रहे होंगे उसको हम बोलेंगे बिलीफ। तो आपने आपकी वैल्यूज़ को कंसिडर करके आपने उस टाइम क्या किया, चलो ठीक है, इनका पूरा फॉर्म्स वगैरह हम ही फिल कर देंगे, अभी इस पेशेंट को आप ले जाओ, अभी उनको
उनको आप ओटी में ले जाओ या उनका जो भी ट्रीटमेंट करो, इनका फॉर्म हम भर देंगे। तो आपने ये कैसे एक्ट किया इन द सिचुएशन ऑफ एनी इशू, कोई इशू आया तो दैट डिफाइंस योर बिलीफ, हाउ यू थिंक, कैसे आप सोचते हो। देन बिहेवियर मतलब आप डे टू डे क्या काम कर रहे हो, तो डे टू डे ऑपरेशन जैसे हॉस्पिटल में डे टू डे सैनिटाइजर यूज़ करके ही काम करना है, ग्लव्स पहन के ही कोई भी सर्जरी करनी है, तो ये सब क्या होगा, एसओपी फॉलो करना है। तो ये सब डे टू डे वेज ऑफ ऑपरेटिंग योर वर्क, इसको हम बोलते हैं बिहेवियर। बिहेवियर मतलब डे टू डे वेज ऑफ ऑपरेटिंग योर वर्क। देन पैराडाइम मतलब कि टेकन फॉर ग्रांटेड अजम्पशंस, जिसको आप कभी क्वेश्चन नहीं कर सकते, दे आर द कोर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमने बोल दिया कि टाइम लगे तो लगे, लेकिन आप जल्दबाजी में कोई सर्जरी नहीं करोगे, दिस इज द बेसिक अजम्पशन। ये तो किसी भी डॉक्टर को पता ही है, किसी भी सर्जन को पता ही है कि भले टाइम लगे, भले मेरे कमिटमेंट्स हो, लेकिन मैं जल्दबाजी में गलत सर्जरी नहीं करूंगा, एंड यू कैन नॉट क्वेश्चन दिस अजम्पशन। इसी को हम बोलते हैं पैराडाइम या फिर टेकन फॉर ग्रांटेड अजम्पशन। आया क्या समझ में, जल्दी बताओ। एंड इट इज़ द कोर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे कीवर्ड्स है, आपको ये सब लर्न करना है, एग्जाम में लिखना भी है। देन कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का इन्फ्लुएंस होता है ऑन स्ट्रैटेजी। कैसे होता है, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है ऑन स्ट्रैटेजी। अब आपकी जो स्ट्रैटेजी है, अगर उसकी वजह से कल्चर में कुछ चेंज आया, या आपका कल्चर है जिसकी वजह से आप वो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करें, स्ट्रैटेजी को छोड़ दे, नहीं अडॉप्ट करें, ऐसा नहीं कर सकते। तो हमने क्लास में इसका एग्जाम्पल लिया था, न्यूज़पेपर का, कि अभी जैसे कि सबके सब अब आपके पास क्या है, एप्स है, अब आपके पास सारी न्यूज़ एक नोटिफिकेशन के थ्रू आ जाती है, ठीक है। तो पहले कैसा था कि हमारे जितने भी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं न्यूज़पेपर एजेंसी हूँ, एंड मतलब और न्यूज़पेपर हम लोग बना रहे हैं, एंड मेरे जितने भी जर्नलिस्ट हैं, उन जर्नलिस्ट का आदत है कि उनको बड़े बड़े ऐसे न्यूज़पेपर पे इतने बड़े बड़े ब्लॉग्स आते हैं ना, उनको इतने बड़े बड़े ऐसे एक्सप्लेनेशन की आदत है। तो वो क्या करते हैं, इतनी प्यारी सी हेडलाइन बना लेते हैं, फिर इतना बड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। लेकिन अब मैंने उनको बोला कि यार हम न्यूज़पेपर तो ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, हम अब एक ऐप बना रहे हैं हमारा, एंड अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस जो भी न्यूज़ है उसको थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा क्रक्स लाना पड़ेगा, मतलब इसे छोटे में ऐसा करना है कि एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प न्यूज़ प्रोवाइड हो जाए आपके जो भी ऐप यूज़ कर रहे हैं उनको। तो ये हमने उन लोग को बोला, जर्नलिस्ट को, कि यार इवन तो आपका कल्चर कैसा है कि आपको बड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए ताकि आप गलत या फिर आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन ना दो आपके न्यूज़पेपर में। लेकिन क्या हुआ, हमने उनको बोला कि यार लेकिन हम ऐप पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो ऐप पर इतना बड़ा बड़ा कोई नहीं पड़ेगा, तो हमको थोड़ा सा शॉर्ट में न्यूज़ चाहिए, 1 पैराग्राफ मैक्सिमम 2 पैराग्राफ में हमको न्यूज़ चाहिए। तो अब क्या हो रहा है, जर्नलिस्ट जो है वो अडाप्ट नहीं कर पा रहे, कल्चर को अडाप्ट नहीं कर पा रहे हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, या फिर स्ट्रैटेजी जो है वो हमारे कल्चर के हिसाब से मैच नहीं कर रही है, कल्चर को मैच नहीं कर रही है। हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, हमको 2 पैराग्राफ की न्यूज़ चाहिए, लेकिन हमारा कल्चर क्या है, हम लोग 5-5, 6-6 पैराग्राफ की बड़ी बड़ी न्यूज़ दे रहे हैं, क्योंकि हमारे जर्नलिस्ट को वैसी आदत है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे, क्या करिएगा आप ऐसी सिचुएशन में, बताओ क्या करेंगे। क्या स्ट्रैटेजी को छोड़ दे, चलो ठीक है यार न्यूज़पेपर ही, लेकिन जबकि हमको दिख रहा है कि यार न्यूज़पेपर बहुत कम लोग रीड कर रहे हैं, आजकल न्यूज़पेपर बहुत कम लोग रीड कर रहे हैं, हर किसी को ऐप पे नोटिफिकेशन के थ्रू न्यूज़ चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, हम अगर सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे अगर हमने हमारी स्ट्रैटेजी को छोड़ दिया। लेकिन स्ट्रैटेजी अगर अडाप्ट करनी है तो हमारा कल्चर एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर बस यही लिखा हुआ है कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपके कल्चर को मैनेज करो या फिर कल्चर के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाओ, या तो कल्चर को मैनेज करो, कल्चर को चेंज करवाओ, या तो फिर क्या करो, कल्चर के हिसाब से स्ट्रैटेजी बना दो। तो जैसे कल्चर के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाओगे तो आप क्या बोलोगे कि चलो ठीक है, हमारे यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस है, अलग अलग सेक्शंस है, एक जो है वो हेल्थ इंडस्ट्री की न्यूज़ दे रहा है, एक जो है वो फाइनेंस इंडस्ट्री की फाइनेंशियल न्यूज़ दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारे अलग अलग सेगमेंट्स है, अलग अलग सेगमेंट्स है ऑर्गेनाइजेशन के। तो हमने बोला कि ठीक है, हम क्या करते हैं, सेगमेंट वाइज अडाप्ट चेंज होते हैं, सेगमेंट वाइज हम लोग ऐप पर शिफ्ट होते हैं। तो पहले अगर कोई पर्टिकुलर सेगमेंट के लोग हैं जो कि अभी लेटेस्ट न्यू जॉइनर्स है, तो वो क्या है, उनको हम अडाप्ट करवा सकते हैं कि ठीक है तुम शॉर्ट न्यूज़ दो, अभी तुमको आदत ही नहीं बनी है बड़ी बड़ी न्यूज़ की, तो तुम शॉर्ट न्यूज़ दो। तो उनको हम पहले शिफ्ट कर देते हैं ऐप पर। लेकिन अगर जो बहुत पुराने लोग हैं उनको हम बोलेंगे ठीक है, यू टेक योर टाइम, जैसे ही तुम लोग फिट हो जाओगे हम उस दिन आप लोग के सेगमेंट, आप लोग की इंडस्ट्री को भी शिफ्ट कर देंगे ऑन ऐप, मतलब छोटी न्यूज़ पर। तो ये क्या किया आपने आपके एक स्ट्रैटेजी बनाई, यू मेड अ स्ट्रैटेजी बेसिस योर कल्चर। तो योर कल्चर एक्टेड एज अ ड्राइवर ऑफ योर स्ट्रैटेजी। बस यही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि आपके कल्चर का क्या इन्फ्लुएंस होता है स्ट्रैटेजी पे। तो बहुत इन्फ्लुएंस होता है, या तो आपको कल्चर को मैनेज करना पड़ेगा, या तो आपको स्ट्रैटेजी को कल्चर के हिसाब से बनाना पड़ेगा, ठीक है।
देन हमने पढ़ा इथिकल बिहेवियर्स। इथिकल बिहेवियर्स मतलब अच्छे से काम करना, मोरालिटी के साथ काम करना। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को शुड प्लेस स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन एथिकल बिहेवियर। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोड ऑफ एथिक्स होने चाहिए, एथिकल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए कि आपको ऐसे ही बिहेव करना है। यू शुड नॉट एक्ट ऐसा कि कस्टमर को बेनिफिट ना हो, मतलब कस्टमर को बुरा हो, ऐसा आपको एक्ट नहीं करना है। आपके एम्प्लॉयज़ को भी आपस में अच्छे से बिहेव करना है। आप लोग इतना नहीं वो सब चीज़ें ला देते हो पॉश वगैरह। तो ये सब क्या है, ये कोड ऑफ कंडक्ट हो गए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के। तो आपको सबसे पहले एथिकल बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करना पड़ेगा, एंड आप एम्फेसिस कर रहे हो एट द सेम टाइम जो भी लीडर है उसको वो फॉलो भी करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग ने बोला कि यार हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सबको टाइम पर आना है, टाइम पर जाना है, या फिर आपको फ़ोन नहीं यूज़ करना है ऑफिस आवर्स में, या फिर कर भी रहे हो तो इमरजेंसी के लिए करना है, तो ये सब चीज़ें आप इतना एम्फेसाइज तो कर रहे हो, लेकिन वो सब आपके लीडर को, जो आपका मेन जो भी ओनर वगैरह है, लीडर है, उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। उनको भी टाइम पर आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, उनको भी फ़ोन नहीं यूज़ करना है एक्सेप्ट जब इमरजेंसी है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, आप कभी भी पहले तो स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस डालो एथिकल बिहेवियर पे। एट द सेम टाइम योर लीडर शुड ऑल्सो डू द सेम। योर लीडर शुड ऑल्सो टॉक अबाउट इट बहुत फ्रिक्वेंटली। लीडर को कभी भी ले जा रहे हो तो उसको उस बारे में बात करना चाहिए, ही शुड कम्युनिकेट। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था इसमें पतंजलि का, तो पहले तो उन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया किस पे, कि हर्बल प्रोडक्ट्स यूज़ करो। फिर आपने देखा कि उनके जो लीडर है वो मीनिंग दे रहे हैं उन वर्ड्स को, योगा वोगा कर रहे हैं, वो सब लोगों को क्या कर रहे हैं, ऐसे और एम्फेसाइज करते हैं, वो बात करते हैं हर्बल प्रोडक्ट्स के बारे में। तो योर लीडर शुड ऑल्सो टॉक अबाउट इट एंड टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस, एंड लीडर शुड ऑल्सो एक्ट ऑन दैम। ठीक है। फिर अभी कभी भी क्या होगा, आप एथिकल बिहेवियर आपका रिवॉर्ड सिस्टम से आपके जो भी पे है और जो भी बिहेवियर है उनको लिंक कर दो। आप बोल दो अगर तुम अच्छे से परफॉर्म नहीं करोगे तो हम तुम्हारे इंसेंटिव्स कम कर देंगे। तो कभी भी इंसेंटिव और जो भी रिवॉर्ड सिस्टम है दैट शुड अलाइन विथ योर एथिक। कैसे, अगर तुम इथिकली बिहेव नहीं कर रहे हो तो हम तुमको रिवॉर्ड नहीं देंगे, अगर तुम इथिकली बिहेव कर रहे हो तो हम तुमको रिवॉर्ड दे देंगे। तुम अगर इथिकल बिहेवियर में कस्टमर के बारे में भी आ गया, तो अगर कस्टमर सपोर्ट वालों को हम बोल देंगे अगर तुम कस्टमर से ढंग से बात नहीं कर रहे हो, अगर हमको रिकॉर्डिंग में पता चल गया तो हम तुम्हारे इंसेंटिव कट कर देंगे, लेकिन तुम अच्छे से बात कर रहे हो तो हम तुमको ज़्यादा इंसेंटिव दे देंगे। तो आपको 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले यू शुड प्लेस एम्फेसिस ऑन द एथिकल बिहेवियर, देन योर लीडर शुड गिव लाइफ एंड मीनिंग टू दैट एथिकल बिहेवियर, एंड देन क्या करना है, आपको आपके इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड सिस्टम को अलाइन कर देना है विथ योर एथिक्स। आया क्या समझ में? देन हमने पढ़ा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, देखो गोल अभी हमने ऊपर पढ़ लिया। गोल्स कभी भी क्या होते हैं, व्हाट यू वांट टू अचीव, एंड आप उसमें थोड़ा टाइम वाइम डाल दो, थोड़ा स्पेसिफिसिटी डाल दो तो वो ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। तो कभी भी गोल्स क्या है, ओपन एंडेड है, बस मेरे को करना है, ओपन एंडेड है। आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्लोज एंडेड है, इतने टाइम में करना है, इतने मार्क्स लाके करना है, तो वो क्लोज एंडेड है। लेकिन हमारे मॉड्यूल में हमने देखा था कि गोल्स को क्लोज एंडेड लिखा हुआ है एंड ऑब्जेक्टिव्स को ओपन एंडेड लिखा है। आप में से अगर किसी ने आपके इंस्टीट्यूट को मेल डाला एंड कुछ रिस्पांस आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दो, एंड अदरवाइज आपके मॉड्यूल में भी कुछ चेंज होगा। आपको अगर एमसीक्यू आता है तो आपको मॉड्यूल में जो करा हुआ है वही करके आना पड़ेगा, ठीक है। देन हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। मैम ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए, तो आपके ऑब्जेक्टिव्स एकदम स्मार्ट होने चाहिए, स्मार्ट 2 होने चाहिए। स्मार्ट 2 कैसे, हमारे जैसे एस फॉर स्पेसिफिक। आपके ऑब्जेक्टिव्स कभी भी स्पेसिफिक होनी चाहिए। अभी मैंने बोला कि आपके गोल्स में आप क्या करते हो, थोड़ी सी स्पेसिफिसिटी डाल देते हो, थोड़ा सा टाइम डाल देते हो, तो ये सब चीज़ें क्या हो जाती है, आपके गोल को ऑब्जेक्टिव बना देती है। तो बस यही चीज़ यहाँ लिखी है कि आपके ऑब्जेक्टिव के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे होने चाहिए आपके ऑब्जेक्टिव। आपके ऑब्जेक्टिव होने चाहिए स्मार्ट 2, एस फॉर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक होने चाहिए, क्या अचीव करना है, क्यों अचीव करना है, कितना अचीव करना है, स्पेसिफिक होने चाहिए। कौन कौन लोग इन्वॉल्व रहने वाले हैं, क्या क्या रिसोर्सेज आप यूज़ करने वाले हो, सब चीज़ें आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। एंड एम फॉर योर ऑब्जेक्टिव शुड बी मेजरेबल। आपको क्वांटिफाई करना पड़ेगा, आपने कोई पर्टिकुलर चीज़ अचीव करी है कि नहीं, वो आप कैसे मेजर करोगे ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो जैसे हमने बोल दिया कि हमको चाहिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम सारे डिविजन्स का, सारे डिपार्टमेंट्स का कोऑपरेशन बना रहे। अब आप ये कोऑपरेशन को कैसे मेजर करोगे, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि मैं देखूंगा कि कितने कॉन्फ्लिक्ट हुए ड्यूरिंग द ईयर, हमारे सारे डिविजन्स में कितने झगड़े हुए, उस बेसिस पर मैं डिफाइन करूंगा कि कितना कोऑपरेशन है। तो आपको कभी भी आपके ऑब्जेक्टिव को क्वांटिफाई करना पड़ेगा ताकि आप उसको मेजर करो, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सको। देन इट शुड बी अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड चैलेंजिंग। मतलब अटेनेबल होनी चाहिए, रियलिस्टिक होनी चाहिए, एकदम कुछ भी नहीं होने चाहिए कि मैं तो एकदम धरती आसमान ऊपर नीचे कर दूंगा, ऐसे नहीं होने चाहिए आपके गोल्स।
रियलिस्टिक होने चाहिए, एट द सेम टाइम बहुत ईजी भी नहीं होने चाहिए, थोड़े चैलेंजिंग होने चाहिए। क्योंकि अगर कोई ईजी गोल दे दोगे आप किसी पर्सन को तो वो डीमोटिवेट रहेगा कि यार इतना ईजी काम, चिल्लर काम, मैं तो यूँ कर लूँगा। तो थोड़े से चैलेंजिंग होनी चाहिए ताकि उसको मोटिवेशन आए कि अरे ये करूँगा तो मुझे सीखने मिलेगा, मुझे कुछ सीखने मिलेगा। तो क्या हो रहा है, आपके गोल्स कभी भी अटेनेबल होना चाहिए, मतलब रियलिस्टिक होने चाहिए प्लस चैलेंजिंग भी होने चाहिए। देन रिलेवेंट होने चाहिए आपके गोल्स, जैसे कि मैंने बोला कि आपके गोल्स जो है, ऑब्जेक्टिव्स जो है वो आपके विजन मिशन से लिंक होने चाहिए। अल्टीमेटली दैट शुड हेल्प यू अचीव योर विजन ऑफ बिकमिंग रिच या फिर विजन मिशन ऑफ क्लियरिंग योर सीए में हमारे एग्जाम्पल का यहाँ पर मैंने लिंक लिया है। ठीक है, देन इट शुड बी टाइम बाउंड, टाइम स्पेसिफाई होना चाहिए बिकॉज वो क्या करता है, एज अ मोटिवेटर आपको हेल्प करता है। अगर आपने बोल दिया कि यार बस सीए इंटर क्लियर करना है, बस क्लियर करना है, कब करना है, आपने जब टाइम डाल दिया ना तो आप ज़्यादा मोटिवेशन के साथ जल्दी जल्दी पढ़ाई करोगे, जल्दी जल्दी सिलेबस निपटाओगे, तो इट एक्ट्स एज अ मोटिवेटर। देन अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार एकदम कन्फ्यूजन हो रहा है कि बस करना है, अरे अच्छे से बताओ कितना करना है, क्या करना है, कब करना है। तो योर गोल शुड बी अंडरस्टैंडेबल एज वेल, योर ऑब्जेक्टिव शुड बी अंडरस्टैंडेबल एज वेल। आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। फिर कभी भी जब आप गोल सेटअप करते हो तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं। क्या इश्यूज आते हैं, अगेन ऊपर से ही सेम पॉइंट्स है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स थे वही आपके इश्यूज भी है। तो इश्यूज आते हैं क्या, सबसे पहले स्पेसिफिसिटी इशू, क्या कि आपको हर लेवल के लिए अलग अलग गोल्स बनाने पड़ेंगे। टॉप लेवल के लिए अलग, अभी हमने बोला आपके कॉर्पोरेट लेवल के लिए अलग, बिजनेस लेवल के लिए अलग, फंक्शनल लेवल के लिए अलग, सबके लिए आपको अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स बनाने। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ अ प्रॉब्लम, आपको बहुत सारे बनाने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने ज़ारा का एग्जाम्पल लिया था कि ज़ारा के टॉप लेवल वालों का क्या गोल है कि यार हमको तो मतलब वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट रिटेल क्लोथिंग में बनना है, क्लोथिंग ब्रांड बनना है। एंड उनके बिजनेस लेवल वालों का गोल क्या हो जाएगा कि यार हमको 2-3 और स्टोर खोलने हैं, हमको मुंबई में हमारे 2 स्टोर और खोलने हैं। तो ये उनका बिजनेस लेवल का गोल हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। देन उनके फंक्शनल लेवल वालों का क्या हो जाएगा कि यार हमको क्या करनी है, सेल बढ़ानी है, या हमको सेल बढ़ानी है हमारी, तो ये उनके फंक्शनल लेवल का ऑब्जेक्टिव हो गया। तो आपको हर लेवल का अलग अलग ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा एंड ईच ऑब्जेक्टिव, हर लेवल का ऑब्जेक्टिव शुड अल्टीमेटली हेल्प यू अचीव योर विजन या फिर मिशन। तो आपको हर लेवल का अलग अलग ऑब्जेक्टिव बनाना है, उनको लिंक करना है आपके विजन मिशन के साथ। तो इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिसिटी इशू, कि स्पेसिफिसिटी इशू आ जाता है वाइल सेटिंग एनी ऑब्जेक्टिव। देन मल्टीप्लिसिटी, यार इतने सारे फंक्शनल डिपार्टमेंट्स है, प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आप हर किसी के अलग अलग बना रहे हो। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ना ही बहुत ज़्यादा होने चाहिए ना ही बहुत कम होने चाहिए। तो यू नीड टू डिसाइड कि कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स चाहिए, दिस इज अगेन एन इशू। देन पीरियोडिसिटी, आपको शॉर्ट टर्म भी चाहिए, मीडियम टर्म भी चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म भी चाहिए। आपको तीन, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के बारे में सोचो, आपको लॉन्ग टर्म आपके ब्रांड के बारे में भी, ब्रांड इमेज के बारे में भी सोच के ऑब्जेक्टिव बनाने पड़ेंगे। तो इसको हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी इशू। नेक्स्ट इज योर वेरीफाइबिलिटी इशू, जिसमें आपको देखना पड़ेगा कि यार आपका जो गोल है वो मेजरेबल है कि नहीं, आप उसको क्वांटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था अभी कोऑपरेशन वाली क्वालिटी का, अब ये तो क्वालिटी हो गई ना, आप क्वालिटी को कैसे क्वांटिफाई करोगे। तो बस यही प्रॉब्लम यहाँ पर बोली गई है कि योर गोल, योर ऑब्जेक्टिव शुड बी मेजरेबल। उसमें वेरीफाइबिलिटी इशू होता है, कोई भी क्वालिटेटिव ऑब्जेक्टिव को क्वांटिफाई करना इज अ लिटिल डिफिकल्ट, बट यू नीड टू मेक श्योर दैट इट इज क्वांटिफाइबल, इसको हम बोलते हैं वेरीफाइबिलिटी। देन कम्स योर रियलिटी, मतलब कभी भी ऐसा होता है कि 2 टाइप के ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑफिशियल ऑब्जेक्टिव एंड देन ऑपरेटिव ऑब्जेक्टिव। ऑफिशियल मतलब जो आप अचीव करना चाहते थे, जो आपने बनाया था, लेकिन गिवन द रिसोर्सेज, हमारे पास इतनी ही रिसोर्सेज थी तो एक्चुअली में हम इतना ही कर पाए, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिव ऑब्जेक्टिव्स। इसमें हमने एग्जांपल लिया था कि हमको एचआर ने बोला कि यार हमको सारे एम्प्लॉयज़ को क्या करना है, ट्रेन करना है, सबको एआई वगैरह एकदम सारे ही, मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 10,000 लोग हैं तो हम सारे के सारे 10,000 लोगों को ट्रेन कर देंगे, एआई चलाना सिखा देंगे उनको, ये सब कर लेंगे। लेकिन हमको रिसोर्सेज, हमारा बजट जब बना तो हम लोग को ट्रेनिंग के लिए बजट एलोकेशन ही बहुत कम हुआ, हमको पैसे ही बहुत कम मिले। तो हम लोग को क्या करना पड़ा, हम लोग को स्लॉट बनाने पड़े, जिसमें हमने बोला कि सिर्फ फर्स्ट 500 एम्प्लॉयज़ जो कि रजिस्टर करेंगे हम उनको ही ट्रेन करेंगे। तो ये क्या हो गया आपका ऑपरेटिव ऑब्जेक्टिव। आपने ऑफिशियली सोचा कुछ तो और था, लेकिन गिवन द रिसोर्सेज आप अचीव इतना ही कर पाए। दिस इज रियलिटी इशू, कि हम सोचते कुछ है लेकिन गिवन द रिसोर्सेज अचीव कुछ और होता है। देन क्वालिटी, आपका कभी भी ऑब्जेक्टिव जो होता है उसको हम अच्छी क्वालिटी का कब बोलेंगे, जब इट इज डायरेक्टिंग यू टुवर्ड्स अचीविंग योर गोल, जबकि वो मेजरेबल है। तो जब आपके ऑब्जेक्टिव में ये सारी क्वालिटीज, ये सारी चीज़ें
ये सारे इश्यूज नहीं आएंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये क्वालिटी ऑब्जेक्टिव है। एंड कभी भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वालिटेटिव होना चाहिए ताकि कंफ्यूजन अवॉइड कर पाओ आप। एंड इट प्रोवाइड्स अ डायरेक्शन। आया क्या समझ में? जल्दी बताओ। देन हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं एसएम के, तो ये तो सेम ही थे जो कि हमने स्टार्टिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रैटेजी पढ़ा था ना, उससे ही मिलता जुलता टॉपिक है। तो इसमें 2 रिसोर्स वाले पॉइंट है, 2 कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाले पॉइंट है, एंड बाकी के अदर पॉइंट से एक तो बहुत ही ईजी है। तो जल्दी मेरे साथ इसको सिर्फ बोल दो बिकॉज वी हैव रेड दिस ऊपर, ठीक है? तो जल्दी बोलो। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के? सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है अपॉर्चुनिटीज को एंड अडाप्ट करना है आपकी रिसोर्सेज को अकॉर्डिंगली। यू नीड टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड अडाप्ट योर रिसोर्सेज अकॉर्डिंगली। सेकेंड, यू नीड टू क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज बाय स्ट्रेचिंग योर रिसोर्सेज, ये भी हमने ऊपर पढ़ लिया था। देन आपके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब अचीव कर लिया, दैट इज नॉट इनफ, यू नीड टू सस्टेन एंड improve your competitive position as well. You need to be responsive to the key needs of key stakeholders and आपको strategically सोचना है and आपको critical success factors identify करने हैं. That is also an objective of strategic management. क्या होता है critical success factors? मतलब ऐसे factors जो कि आपको help कर रहे हैं इन अचीविंग योर गोल। आपको आइडेंटिफाई करना है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, बट कौन सी एक्टिविटी है विच इज़ क्रिटिकल, वेरी वेरी क्रिटिकल। सो जैसे आप अगर सर्विस इंडस्ट्री में हो तो क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करना इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल। आपको अगर कस्टमर का कॉल आ रहा है कि यार हमको ये इशू आ रहा है, तो कस्टमर केयर वालों को उनसे बहुत अच्छे से बात करनी है, बहुत अच्छे से उनके इशू को आइडेंटिफाई रिजॉल्व करके देना है। तो दिस इज क्रिटिकल, दैट इज अ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। बिकॉज अगर कस्टमर का इशू आपने रिजॉल्व नहीं करके दिया, गंदे तरीके से बात कर लिया, कुछ भी कर लिया, तो इससे क्या हो जाएगा? आपकी ब्रांड इमेज अल्टीमेटली इंपैक्ट होने वाली है ना, आपकी सेल्स तो यूं गिर जाएगी, एकदम नीचे गिर जाएगी। तो इसके लिए दैट इज अ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का ये ऑब्जेक्टिव भी होता है कि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आइडेंटिफाई करो एंड उसको सस्टेन कर, उसके टुवर्ड्स वर्क करो, उसको इंप्रूव करने के टुवर्ड्स वर्क करो, ठीक है? फिर हमने पढ़ा कि हमारा एक लीडर होना चाहिए, एक स्ट्रैटेजिक लीडर होना चाहिए। तो हमारा लीडर कैसा हो? एक स्ट्रैटेजिक लीडर होना चाहिए। अभी जस्ट हमने बोला कि स्ट्रैटेजिक लीडर शुड कम्युनिकेट अबाउट द व्हाट एथिकल बिहेवियर्स, जिसमें हमने रामदेव बाबा का एग्जांपल लिया था। तो बस ये यहाँ पर लिखा है कि आपका स्ट्रैटेजिक लीडर की क्वालिटीज़ बता दो। तो आपका क्या होना चाहिए? आपका स्ट्रैटेजिक लीडर जो होना चाहिए वो विजनरी होना चाहिए, वो लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि क्या करना है। ही शुड हैव अ सेंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू गो। उसको ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ ले जाना है। ही शुड बी विजनरी, उसको पूरा का पूरा एकदम सोच के रखना पड़ेगा कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ ले जाना है। एंड ही शुड बी कमिटेड टूवर्ड्स इट, उसको कमिटेड भी रहना पड़ेगा। ही शुड हैव अ सेंस ऑफ कमिटमेंट टूवर्ड्स द विजन। एंड देन ही शुड बी एबल टू कम्युनिकेट, उसको कम्युनिकेट भी करते आना चाहिए कि विजन ऐसा है, हमारा ये मिशन है, प्लीज़ ऐसे ऐसे काम करो, इसके टूवर्ड्स काम करो, ठीक है? एंड ही शुड हैव अ गुड नेटवर्क, उसके पास फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल दोनों टाइप के अच्छे अच्छे नेटवर्क होने चाहिए। एंड ही शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड आर्टिकुलेट द बिजनेस मॉडल, उसमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि मैं मेरे बिजनेस के मॉडल को बना सकूँ। उस बिजनेस मॉडल, मेरा जो भी गोल है उसके हिसाब से मैं मेरे बिजनेस मॉडल को बनाऊँ। अगर इन्वायरमेंट में कुछ चेंज आ रहा है विच रिक्वायर्स चेंज इन माई बिजनेस मॉडल, तो मैं उसको भी चेंज कर पाऊँ। ये सब चीज़ें होनी चाहिए। एंड देन उसको सारा का सारा काम, लीडर मतलब ये नहीं है कि सारा काम मैं ही कर रहा हूँ। ही शुड डेलीगेट सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लेकिन उसको मेक श्योर करना है वो सिर्फ उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट कर रहा है जो कि करनी चाहिए उसको, जो कि रीजनेबल है। एकदम इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं डेलीगेट करने उसको, ठीक है? इंपॉर्टेंट डिसीजंस उसको अपने पास ही रखने हैं, क्रिटिकल मैटर्स उसको अपने पास ही रखने चाहिए। एंड ही शुड बी इमोशनली इंटेलिजेंट, योर लीडर शुड बी इमोशनली इंटेलिजेंट। इमोशनली इंटेलिजेंट मतलब सेल्फ अवेयरनेस, उसको पता होना चाहिए मैं कैसा हूँ, कि कैसे मुझे बिहेव करना है, कब मुझे कैसे रिएक्ट करना है। देन ही शुड हैव सेल्फ रेगुलेशन, उसको गुस्सा कंट्रोल करना आना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ, तो आई शुड कंट्रोल माई सेल्फ। देन उसको मोटिवेशन, वो खुद भी मोटिवेटेड होना चाहिए, उसको बाकी लोगों को भी मोटिवेशन लाना चाहिए। ही शुड हैव एम्पैथी, एम्पैथी मतलब बस एकदम से चिल्लाने नहीं लग जाना चाहिए, उसको सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना चाहिए। एंड देन ही शुड हैव सोशल स्किल्स, मतलब लोगों से इंटरेक्ट करना आना चाहिए, कम्युनिकेट करना आना चाहिए, उसके पास अच्छा नेटवर्क भी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या आ गई? सोशल स्किल्स। देन कम्स योर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। इंपॉर्टेंट एज इन, अगर आप आपकी रियल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। योर ऑर्गेनाइजेशन शुड अडाप्ट टू द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। अगर आप अडाप्ट नहीं कर पा रहे हो चेंजेस के साथ, तो आप न्यूक्लिया बन जाओगे।
आप क्या बन जाओगे, नो किया। यू शुड अडाप्ट टू द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। अब चेंज कैसे आ सकता है, तो चेंज बहुत सारे तरीक़ों से आ सकता है, जिसके लिए हमने निमोनिक बनाया था BTS²। आप कैसे चेंज लाओगे यार, या तो आपका बिजनेस प्रोसेस चेंज कर दो, B फॉर आपका बिजनेस प्रोसेस चेंज कर दो, या फिर आपके बजट को चेंज कर दो। जैसे हमने अगर ऑब्जेक्टिव बनाया था हमारा कि AI के लिए ट्रेन करना है एम्प्लॉयज़ को, लेकिन ट्रेन करते करते हमने रिसोर्स इतनी कम अलोकेट करी कि हम सिर्फ 10,000 में से हम सिर्फ 500 एम्प्लॉयज़ को ही ट्रेन कर पाए, 500 एम्प्लॉयज़ को ही ट्रेन कर पाए। तो आप क्या करो, अब आपका बजट चेंज कर दो, बिकॉज यू आर सीइंग कि इन्वायरमेंट में सब कुछ चेंज हो रहा है, सब कुछ मतलब AI पे शिफ्ट हो रहा है, तो आपको ट्रेन तो करना पड़ेगा आपके एम्प्लॉयज़ को। यू नीड टू अडाप्ट टू दिस चेंजेस। तो इसके लिए आप क्या करो, बजट अपडेट कर दो। 10,000 अभी आपने 500 लोगों के हिसाब से बजट दिया था, प्लीज़ एटलीस्ट उसको 2,000 एम्प्लॉयज़ जितना बजट तो बना दो। तो आपको क्या करना है, बजट अपडेट। इट इज़ अ चेंज, वे ऑफ चेंजिंग, ठीक है। देन आप अपडेटेड थिंकिंग ले आओ, आप न्यू टूल्स यूज़ कर लो, आप आपकी थॉट प्रोसेस चेंज कर लो, या फिर आप आपके टूल्स चेंज कर लो, या फिर क्या करो, आपकी स्ट्रैटेजी चेंज कर लो, या चलो लीडर को ही चेंज कर दो। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे चेंज आ सकता है, प्रोसेस को चेंज कर दो, बजट को चेंज कर दो, स्ट्रैटेजी चेंज कर दो, लीडर को चेंज कर दो, या फिर नए टूल्स लेकर आ जाओ, या फिर थॉट प्रोसेस चेंज कर दो। दीज आर द वेज इन विच यू कैन अडाप्ट चेंजेस, यू कैन डू द चेंजेस इन योर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी मेथड थी ACMP, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मेथड, जिसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, इम्पैक्ट देखोगे उस पर्टिकुलर चेंज का, एंड रेडीनेस देखोगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का चेंज होने पे। इस पर अगेन हम हमारा न्यूज़पेपर वाला एग्जांपल ले सकते हैं कि पहले आपने देखा कि यार इसका इम्पैक्ट क्या होगा, एंड वेदर माई ऑर्गेनाइजेशन, वेदर माई जर्नलिस्ट आर रेडी और नॉट टू अडाप्ट टू दिस चेंज। फिर आप उसके हिसाब से एक स्ट्रैटेजी बनाओ, एंड स्ट्रैटेजी बना देने के बाद आप क्या करोगे, स्ट्रैटेजी बना देने के बाद आप आपके मैनेजमेंट प्लान्स बनाओ, देन एग्जीक्यूट करो उनको, एंड देन खत्म कर दो, बस क्लोजिंग द चेंज मैनेजमेंट एफर्ट। स्ट्रैटेजी बनाई, फिर हर किसी के लिए अलग अलग प्लान बनाया आपने, फिर उसको एग्जीक्यूट किया एंड क्लोज कर दिया, दैट्स इट। फिर हमने पढ़ा था कि देयर आर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एज वेल। कोई भी एम्प्लॉई के जो जॉब स्पेसिफिक गोल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। जॉब स्पेसिफिक, पर्सनल मतलब ये नहीं कि मुझे पर्सनली ये करना है, मुझे पर्सनली ये ग्रो करना है, इस ईयर में शादी करनी है, ये पर्सनल गोल्स नहीं। आपके जॉब स्पेसिफिक गोल्स ऑफ एन एम्प्लॉय को हम बोलते हैं पर्सनल या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें हम बताते हैं कि व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम एनी एम्प्लॉय, एंड ये हम हमारे मैनेजर के साथ डिस्कस करते हैं, अग्री करते हैं। हम इसको बहुत फ्रिक्वेंटली एनुअली, क्वार्टरली, मंथली डिस्कस भी करते हैं। एंड सिमिलरली, जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल स्मार्ट होने चाहिए, आपके एम्प्लॉय के गोल भी क्या होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए। एट द सेम टाइम वो फास्ट भी होने चाहिए। आपके ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव या फिर एम्प्लॉय इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट टू, जो हमने ऊपर पढ़ा, एंड दे शुड बी फास्ट। फास्ट क्या है, फास्ट इज द न्यू कंसेप्ट, कोर प्रिंसिपल या फिर मॉडर्न कंसेप्ट। कोर प्रिंसिपल आपको एग्जाम में पूछ सकता है, फास्ट कंसेप्ट बता दो, या फिर कोर प्रिंसिपल बता दो, या फिर मॉडर्न कंसेप्ट बताओ। तीनों में से कुछ भी पूछे, आपको लिख के क्या आना है, फास्ट। फास्ट क्या बोलता है, F फॉर फ्रिक्वेंटली डिस्कस्ड। आपके ऑब्जेक्टिव्स फ्रिक्वेंटली डिस्कस होने चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि आपको किसको पहले प्रायोरिटाइज करना है, ताकि आपको रिसोर्स एलोकेशन में हेल्प हो पाए। अगर आपको लग रहा है कि यार इस पर्टिकुलर चीज़ में रिसोर्स कम मिली है, मुझे कम एम्प्लॉयज़ मिले हैं ये पर्टिकुलर काम करने के लिए, तो चलो मैं रिक्वेस्ट रेज कर देता हूँ HR के साथ कि प्लीज़ मुझे 2-3 और एम्प्लॉयज़ हायर करके दो। तो ये क्या हो गया, फ्रिक्वेंटली डिस्कस। आप फ्रिक्वेंटली डिस्कस कर रहे हो टू एनालाइज कि किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है। देन योर ऑब्जेक्टिव शुड बी एम्बिशियस। अगेन, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं होना चाहिए, मोटिवेशन दे दे इतना होना चाहिए, एम्बिशियस होना चाहिए। देन इट शुड बी स्पेसिफिक, आपको क्लैरिटी मिली होनी चाहिए। इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल, पता होना चाहिए कि क्या करना है, स्पेसिफिक होना चाहिए। देन ट्रांसपेरेंट, इट शुड बी मेड पब्लिक। क्यों पब्लिक क्यों करे, सबको क्यों बताए कि मेरा क्या गोल है, ताकि अगर आप अगर वो गोल अचीव कर रहे हो, आपको वो रिवॉर्ड मिल रहा है, आपको कुछ रिकॉग्निशन मिल रहा है, आपको ट्रॉफी मिल रही है, आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो इट विल एक्ट एज अ सेंस ऑफ मोटिवेशन फॉर यू एज वेल कि मुझे अवार्ड मिलने वाला है, एंड फॉर अदर्स एज वेल कि यार मैं भी इसकी तरह ऑब्जेक्टिव अचीव करूंगा तो मुझे भी क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। तो इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, इट शुड बी मेड पब्लिक। देन हमने पढ़ा था कि आपके जो भी एम्प्लॉयज़ है उनके परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। अब आपके एम्प्लॉयज़ के लिए परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव सेट करोगे कि हम तुम्हारा परफॉर्मेंस इन बेसिस पर इवैल्यूएट करने वाले हैं। किन बेसिस पर, तो 3 बेसिस पर इवैल्यूएट करेंगे। प्रोडक्टिविटी के बेसिस पर, प्रोडक्टिविटी मतलब तुमने गिवन टाइम में कितना काम किया, अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड इन द गिवन टाइम। तो मैं तुम्हारा इस बेसिस पर परफॉर्मेंस चेक करूंगा एम्प्लॉई, हम उसको ऐसा बोल रहे हैं। देन कम्स योर एफिशिएंसी एंड क्वालिटी, जिसमें हम एम्प्लॉई को बोलते हैं कि हम क्वालिटी को कंसिडर करेंगे कि तुमने
काम तो बहुत ज़्यादा कर दिया विद इन द गिवन टाइम, लेकिन हम तुम्हारी क्वालिटी भी देखेंगे कि तुमने कितनी मिस्टेक्स करी है, ठीक है। तो क्वालिटी शुड ऑल्सो बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। हम तुम्हारी क्वालिटी भी देखेंगे, हम तुम्हारी इफिशिएंसी भी देखेंगे। देन एजुकेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट, हम एम्प्लॉय को ये गोल भी दे सकते हैं कि तुमको सिर्फ ये काम नहीं करना है, तुमको अडाप्ट भी करना है, तुमको न्यू स्किल्स भी सीखनी है, तुमको अपस्किल भी करना है, तुमको न्यू स्किल्स डेवलप करनी है। इसके लिए तुमको इतनी सारी लर्निंग्स करनी पड़ेगी, ये ट्रेनिंग्स करके आओ। तो हम इस बेसिस पे भी तुम्हारा परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने वाले हैं। तो थर्ड इज व्हाट, एजुकेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट। तो दीज आर द 3 एग्जांपल्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव फॉर एम्प्लॉय विच आर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम तुम्हारा प्रोडक्टिविटी देखेंगे, सेकंड ऑफ ऑल हम तुम्हारा एफिशिएंसी एंड क्वालिटी देखेंगे, थर्ड हम तुम्हारा सेल्फ डेवलपमेंट स्किल्स भी देखेंगे, एजुकेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट भी देखेंगे। एंड नाउ कम्स द क्वेश्चन कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अलाइन पर्सनल ऑब्जेक्टिव विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। क्यों हमारे एम्प्लॉइज के ऑब्जेक्टिव हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से मैच होना चाहिए? क्यों? क्योंकि इट विल एक्ट एज अ सेंस ऑफ मोटिवेशन ऑफ फॉर देम। ऐसा नहीं होगा कि एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। आपका ऑब्जेक्टिव, दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम लाइन में जाना चाहिए, इट शुड सिंक विथ ईच अदर। एंड इससे क्या होता है, आपको पता रहता है कि मैं मेरे किस टास्क को मुझे प्रायोरिटी देनी है। एंड देन इट प्रमोट्स कोलैबोरेशन एंड टीम कोहेसिवनेस, मतलब टीम वर्क। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अलाइन द पर्सनल ऑब्जेक्टिव विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इससे आपको पता रहेगा कि आप किन किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ऑर्गेनाइजेशन में ये गड़बड़ हुई तो इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल रहने वाले हो। ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ अभी नीडेड है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ये है, तो मैं ऑब्जेक्टिव, मेरे जो 10-15 ऑब्जेक्टिव है उसमें से मुझे इस ऑब्जेक्टिव को प्रायोरिटी देनी है, बिकॉज ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट हेल्प्स इन प्रायोरिटाइजेशन ऑफ टास्क, प्रायोरिटाइजिंग टास्क। एंड देन टीम वर्क भी बढ़ता है, क्योंकि सबको गोल्स पता है, सबको वर्क करना है टुवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो उससे क्या होगा, टीम वर्क प्रमोट होगा। देन हमने पढ़ा बैलेंस स्कोर कार्ड। देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसके बहुत गोल्स होते हैं। उसको क्या चाहिए कि मुझे प्रॉफिट भी कमाना है, मुझे पैसे भी कमाना है, और मुझे क्या चाहिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी चाहिए, मुझे कस्टमर को अच्छी सर्विसेज भी प्रोवाइड करना है। ये मेरे स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हो गए कि चलो मुझे कॉस्ट भी कम रखनी है, मुझे कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी चाहिए, मुझे टेक्नोलॉजी भी, मुझे कॉस्ट भी कम चाहिए, लेकिन मेरे को टेक्नोलॉजी भी अच्छी यूज़ करनी है। टेक्नोलॉजी अच्छी यूज़ करने के लिए ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। तो मतलब आप देख रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के कितने ऑब्जेक्टिव्स है। तो इसी के लिए अब इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को आपको स्कोर देना पड़ेगा, आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। आप सिर्फ प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच सकते, और या फिर आप सिर्फ लो कॉस्ट के बारे में नहीं सोच सकते, आप सिर्फ कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बारे में नहीं सोच सकते, आप सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि आप सिर्फ टेक्नोलॉजी ही अडॉप्ट करते रह जाओगे तो क्या होगा, आपके प्रॉफिट्स तो कम ही हो जाएंगे। तो आप किसी भी सिर्फ एक गोल पे पूरा फोकस नहीं कर सकते। इसी के लिए लेकर आया इन्होंने बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच, जिसमें आप क्या करते हो, आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव के साथ लिंक करते हो। तो हमारे फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव में क्या आ गया कि हमको प्रॉफिट्स चाहिए, हमको रेवेन्यू चाहिए, हमको ग्रोथ चाहिए, ठीक है। जबकि आपके स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव में क्या आ गया, हमको अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए, हमको कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी चाहिए, और हमको हमारे कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में लो कॉस्ट चाहिए। तो बैलेंस स्कोर कार्ड क्या करता है, इन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव के साथ लिंक करता है। एंड देन आप आपका अचीवमेंट ट्रैक करते हो, एंड अकॉर्डिंगली आप करेक्टिव एक्शंस लेते हो। इट इज़ अ टॉप डाउन अप्रोच। बैलेंस स्कोर कार्ड क्या है, टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन मतलब ऊपर के मैनेजर से नीचे इंप्लीमेंट की जाती है। जो भी आपके टॉप लेवल मैनेजर्स है, दे विल बी इम्प्लीमेंटिंग इट एंड दे विल बी जस्ट पुशिंग इट ऑन यू, मतलब उन्होंने बस बोल दिया ऐसा होना चाहिए एंड आपको वो करना है। तो इट इज़ अ टॉप डाउन अप्रोच। इट गिव्स व्हाट, अ बैलेंस्ड एंड कंप्लीट व्यू ऑफ हाउ वेल एन ऑर्गेनाइजेशन इज परफॉर्मिंग। इससे आपको पता चलता है आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसे परफॉर्म कर रहा है। इसमें देखो 4 चीज़ें होती है, 4 पर्सपेक्टिव होते हैं, फाइनेंशियल, कस्टमर, लर्निंग एंड ग्रोथ एंड इंटरनल प्रोसेस, इंटरनल बिजनेस। तो फाइनेंशियल में क्या होता है, फाइनेंशियल मेजर्स चेक करते हो कि मेरे प्रॉफिट्स कितने हैं, मेरे रेवेन्यूज़ कितनी है, मेरी सेल्स कितनी है, मेरे कैश फ्लोज कितने हैं। उस बेसिस पे आप क्या देखते हो, फाइनेंशियली मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ। फिर आप कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो कि यार मेरे कस्टमर को क्वालिटी गुड्स मिल रहे हैं कि नहीं, कस्टमर लॉयल है कि नहीं, वो रिपीट परचेस कर रहा है कि नहीं मुझसे। कस्टमर का सर्वे करके पता कर लो कि कस्टमर सेटिस्फाइड है कि नहीं। तो इससे आप क्या कर रहे हो, कस्टमर पर्सपेक्टिव के बारे में सोच रहे हो। देन कम्स योर इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव, जिसमें आप क्या करते हो, उन प्रोसेसेस के बारे में सोचते हो विच आर हेल्पिंग यू इन अचीविंग योर ऑब्जेक्टिव, तो आप आपकी प्रोसेस के बारे में सोचते हो कि यार मेरे को मेरी कॉस्ट कम करनी है, तो मैं पहले तो देखता हूँ मेरी प्रोसेस कैसी है और उस प्रोसेस में कहाँ पर बहुत सारा वेस्टेज हो रहा है। तो आप उस प्रोसेस को क्या करोगे,
अकॉर्डिंगली चेंज करोगे सो दैट आपका वेस्टेज कम हो जाए, विच विल हेल्प यू इन अचीविंग योर ऑब्जेक्टिव. तो इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव फोकसेस ऑन द प्रोसेस थ्रू विच योर ऑब्जेक्टिव विल बी अचीव्ड. एंड देन लर्निंग एंड ग्रोथ इज वेरी वेरी नीडेड बिकॉज यू नीड टू अडाप्ट टू द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट. तो स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा, जो कि लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव बोलता है. एंड यही चीज़ बस यहाँ बोली गई है कि आपको बैलेंस स्कोर कार्ड में क्या करना है, 4 पर्सपेक्टिव है, चारों पर्सपेक्टिव से आपको सोचना है आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा परफॉर्म कर रहा है. यू कैन नॉट फोकस ओनली ऑन वन एक कोई भी एक पर्सपेक्टिव पे आप नहीं फोकस कर सकते. आपको चारों पर्सपेक्टिव सोच के चलने पड़ेंगे, साथ लेके चलने पड़ेंगे, सो दैट इट विल गिव यू अ कंप्लीट एंड बैलेंस्ड व्यू कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे परफॉर्म कर रही है. अब कभी भी बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच में क्या स्टेप्स होती है. बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच में देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप आपका स्ट्रैटेजिक इंटेंट बनाओ, मिशन बनाओ, विजन बनाओ कि यार आपको करना क्या है, जिंदगी में क्या करना है, पहले वो कर दो. फिर उसके लिए आप क्या करो, आपके मेजर्स आइडेंटिफाई करो, मेट्रिक्स आइडेंटिफाई करो फॉर ईच ऑफ द पर्सपेक्टिव. आपके 4 पर्सपेक्टिव है तो चारों के लिए आप क्या करो, एक एक मेट्रिक या मेजर बना लो. फाइनेंशियल के लिए आप बना लो कि चलो मैं मेरी सेल्स ग्रोथ देखूंगा. आपके कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर करके कुछ चीज़ चेक कर लो, या फिर कस्टमर सर्वे जो आप कर रहे हो आप उसका रिपोर्ट चेक कर लो. ठीक है, तो ये आप क्या कर रहे हो, एक एक चीज़ के लिए आप मेजर बना रहे हो, आप एक एक पर्सपेक्टिव के लिए मेजर बना रहे हो. फिर आप जो भी एक्टिविटीज़ करते हो ऑर्गेनाइजेशन में, हर उस एक्टिविटी को आपको मैप करना है विथ अ स्ट्रैटेजी. हर एक्टिविटी के लिए एक स्ट्रैटेजी बनानी है. प्रोडक्शन वालों के लिए एक स्ट्रैटेजी बनानी है, सेल्स वालों के लिए अलग स्ट्रैटेजी बनानी है, मार्केटिंग वालों के लिए अलग स्ट्रैटेजी बनानी है. तो व्हाट यू विल डू, यू विल मैप योर स्ट्रैटेजी थ्रू आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज. स्ट्रैटेजी मैपिंग करोगे एंड देन आप क्या करोगे, ये जो आपने मेजर्स नहीं आइडेंटिफाई करे थे सेकंड लेवल पे, आपने जो सेकंड लेवल पे सेकंड स्टेप में मेजर्स आइडेंटिफाई करे थे उनको बस क्वांटिफाई कर लो, सो दैट आप आपके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर पाओ. तो जल्दी मेरे साथ बोल दो, इट इज़ अगेन इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है एग्जाम में. तो इसमें व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन बिजनेस बैलेंस स्कोर कार्ड. सबसे पहले आपको क्या करना है, यू नीड टू स्टैब्लिश द स्ट्रेटेजिक इंटेंट इंक्लूडिंग द विजन एंड मिशन. सेकंड आपको क्या करना है, यू नीड टू आइडेंटिफाई मेजर्स या फिर मेट्रिक्स फॉर ईच ऑफ द पर्सपेक्टिव. थर्ड आपको क्या करना है, स्ट्रैटेजी मैपिंग करनी है थ्रू आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज फॉर ईच स्ट्रैटेजी. हर एक्टिविटी के लिए एक स्ट्रैटेजी बनानी है और उसको क्या करना है, ऐसे सिंक करना है, आपस में अलाइन करना है, मैप करना है. एंड देन यू नीड टू क्वांटिफाई द मेजर्स or metrics to evaluate the performance. Then comes our last topic, last ये एग्जाम में आ सकता है बिकॉज ये आज तक नहीं आया है, तो पता नहीं क्यों मुझे गट फीलिंग आ रही है ये एग्जाम में आ सकता है. तो इट इज़ व्हाट इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. क्या बोलता है ये, तो देखो आपके ना 2 टाइप के प्रॉफिट होते हैं. तो देखो अकाउंटिंग प्रॉफिट, जैसे हमने एग्जांपल लिया था, ये आपकी बुक्स में दिख रहा है कि इतना प्रॉफिट है, लेकिन दिस इज नॉट द रियल पिक्चर. ये आपको रियल पिक्चर नहीं दे रहा है. क्यों, क्योंकि आपने 150 करोड़ अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो अगर आप बैंक में एफडी कर देते या कुछ भी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देते, इक्विटी मार्केट में डाल देते, कुछ भी करते, तो मे बी ऑन एन एवरेज आप उस पर 10% कमा सकते थे. लेकिन आपने क्या किया, वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया. तो ये जो 150 करोड़ पे 10% जो आप एफडी या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके नहीं कमा पाए, विच कम्स टू 15 करोड़, आपको ये भी कंसिडर करना पड़ेगा वाइल जब आप कैलकुलेट करोगे कि आपने कितनी वैल्यू ऐड करी है. तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इज नथिंग बट इट गिव्स द रियल पिक्चर ऑफ व्हाट यू हैव अचीव्ड, हाउ मच प्रॉफिट यू हैव अर्नड. तो अकाउंटिंग प्रॉफिट भले 18 करोड़ था, लेकिन जब उसमें से मैंने मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस करी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस करी, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, विच कम्स टू 15 करोड़, तो पता चला कि इन रियलिटी तो मैंने 3 करोड़ ही कमाया. तो दिस इज व्हाट द इकोनॉमिक वैल्यू यू हैव एडेड. इतना आपने इकोनॉमिक वैल्यू ऐड करके दिया है टू योर स्टेक होल्डर्स, एंड दैट गिव्स अ मोर रिलायबल पिक्चर ऑफ आपका ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस. अब कभी भी इसके एडवांटेज क्या है, इट इज कैलकुलेटेड एज जो भी आपका प्रॉफिट है माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इज कैलकुलेटेड एज नो पैट माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल. नो पैट क्या है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, जो कि प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस. देन कभी भी आपके एडवांटेजेस क्या होंगे, मैम ऐसा ईवीए पे क्यों फोकस करना है, व्हाई डू वी नीड टू फोकस ऑन ईवीए, व्हाई डू वी नीड टू फोकस ऑन ईवीए, क्योंकि देखो इसके 2 एडवांटेज है. इससे आपके मैनेजर्स को आप क्या करोगे, मोर डिमांडिंग परफॉर्मेंस के लिए इंसिस्ट करोगे. अब उनको अगर 18 करोड़ सुन के तो वो खुश हो रहे थे कि यार 18 करोड़ प्रॉफिट है, लेकिन बाद में क्या पता चला, भाई 3 करोड़ प्रॉफिट ही निकला. तो इससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम आपका मैनेजर और बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करेगा, ताकि 18 करोड़ तो आपका ईवीए बचे,
ठीक है, आपको 18 प्लस 15 टोटल 33 करोड़ का प्रॉफिट हो, उसमें से आप 15 करोड़ माइनस करो, फिर 18 करोड़ बचे। तो इसमें क्या करेगा, ये आपके एम्प्लॉइज को मोटिवेट या फिर मैनेजर्स को मोटिवेट करेगा फॉर अ मोर डिमांडिंग परफॉर्मेंस कि यार 3 करोड़ ये तो छोटा सा प्रॉफिट है, ज़्यादा ला के दो। ठीक है, देन इट हेल्प्स इन बेटर रिसोर्स एलोकेशन। सो इसमें हमने एग्जाम्पल लिया था कि जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में 2 डिपार्टमेंट्स है, दोनों के हमने प्रॉफिट्स देखे कि यार एक में 18 करोड़ हो रहा है, एक में 12 करोड़ हो रहा है। तो आपने क्या बोला, यार 18 करोड़ वाले में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो आप क्या कर रहे हो, ये 18 करोड़ वाले में मतलब डिपार्टमेंट ए में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन आपने फिर बाद में देखा ईवीए, आपने जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंसिडर करी कि हमने ईच डिपार्टमेंट में कितना कितना कॉस्ट लगा रखा है, उसके हिसाब से चलो ईवीए निकाल के दो। तो ईवीए निकाला तो पता चला कि यार डिपार्टमेंट बी का ईवीए ज़्यादा है। मतलब अगर मैं 1 लाख रुपीज़ 1 करोड़ 2 करोड़ मेरे पास जितने भी इन्वेस्ट करने के लिए पैसे रखे, मुझे वो किस में इन्वेस्ट करनी चाहिए, डिपार्टमेंट बी में, क्योंकि डिपार्टमेंट बी आफ्टर एडजस्टिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल मुझे ज़्यादा रिटर्न्स दे रहा है। तो दिस इज व्हाट दिस एडवांटेज इज कि इट हेल्प्स इन बेटर रिसोर्स एलोकेशन। आप सिर्फ नोपैड के बेसिस पे गलत डिसीजन नहीं लोगे, आप ईवीए कंसिडर करोगे, विच विल हेल्प यू इन टेकिंग अ बेटर डिसीजन फॉर अलोकेटिंग योर रिसोर्सेज इन अ बेटर वे। तो मेरे साथ जल्दी से इसके 2 एडवांटेजेस बोल दो। इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉई या फिर मैनेजर्स फॉर अ मोर डिमांडिंग परफॉर्मेंस एंड इट हेल्प्स इन बेटर रिसोर्स एलोकेशन। विद दिस चैप्टर नंबर 1 इज ओवर। आई होप आपको रिविजन अच्छा लगा होगा। आपको सिर्फ रिविजन एक बार और आपके साइट से भी कर लेना, उसके बाद प्लीज़ 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 आपके मॉड्यूल के स्टडी मटेरियल के जो भी MCQs है उनको कवर कर लेना एंड देन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर लेना। थैंक यू सो मच।